हेलो गाइस। तो हम कर रहे हैं जेबी गुप्ता का सॉल्यूशन। तो आज के लेक्चर में करेंगे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन नंबर 331 से लेके 363 तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर यूज इन पावर सिस्टम एप्लीकेशन मेनली फॉर। तो ये आपकी देखो स्काडा के लिए यूज होती है, कम्युनिकेशन बिटवीन पावर स्टेशन एंड सबस्टेशन में भी यूज होती है, कम्युनिकेशन बिटवीन पावर स्टेशन एंड लोड कंट्रोल सेंटर में भी यूज होती है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। द मेन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ साइज ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटर फॉर रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज। तो देखो ऑलरेडी बता चुका हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा डिजाइन होते हैं वोल्टेज ड्रॉप के बेसिस पे, और फीडर्स आपके डिजाइन होते हैं करंट कैरिंग कैपेसिटीज़ पे, और आपके जो सर्विस मैन होता है वो आपका डिसाइड होता है बेस्ड ऑन लोड। ठीक है, आपका लोड कैसा है। ये आपका आंसर हो जाएगा सिंपल वोल्टेज ड्रॉप, यानी आपका डी ऑप्शन यहाँ पे, सॉरी आप यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया आर मोस्टली, ठीक है, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा आपके रेडियल सिस्टम है। ठीक है, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। वाई इज अ रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रिफर टू रेडियल सिस्टम। अब देखो जो रिंग मेन सिस्टम होता है ना, उसमें आपका वोल्टेज ड्रॉप कम होता है कंपेयर टू रेडियल। ठीक है, और फैक्टर का कोई लेना देना नहीं होता। सप्लाई इज़ मोर रिलायबल, ठीक है, सप्लाई ज़्यादा रिलायबल होती है रिंग में। तो आपका फर्स्ट और थर्ड करेक्ट होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एज पर इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन इन इंडिया द मैक्सिमम परमिसिबल वोल्टेज चेंज एट कंज्यूमर प्रेमिसेस शुड बी। तो ये आपका देखो इंडिया में रहता है ±6% ऑफ डिक्लेयर वोल्टेज। ठीक है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन अ डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट पर केवीए ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड पावर वेरीज एज। तो ये आपका होता है डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू द सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। द अप्रोक्सीमेट फार्मूला फॉर लॉस फैक्टर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज। तो ये आपका जो अप्रोक्सीमेशन फार्मूला आता है, ये आपका आता है लॉस फैक्टर इक्वल्स टू 0.3 इंटू लोड फैक्टर प्लस 0.7 इंटू लोड फैक्टर का स्क्वायर। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। इन अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम शेयर द मेजर कॉस्ट, यानी इन सब में से सबसे महंगा कौन सा होता है ये पूछा है। ठीक है, तो देख के बता सकते हो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सबसे महंगा होगा। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूटर इन रेजिडेंशियल एरियाज आर। देखो जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ये आपके हमेशा 3 फेज 4 वायर से होते हैं। ठीक है, 3 फेज 4 वायर क्यों होते हैं, बिकॉज आपका लोड जो होता है वो अनबैलेंस रहता है। ठीक है ना, तो ये मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया था। ठीक है, यानी टीएनडी में जब क्वेश्चन करवाता है उसका जो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, उसी में ये सब चीज़ें मैंने आपको समझा दी थी। ठीक है, द लोड ऑन 3 फेज 4 वायर डिस्ट्रीब्यूटर आर यूजुअली, लोड कैसा रहता है आपका, अनबैलेंस रहता है। अनबैलेंस रहता है इसीलिए तो हम 3 फेज 4 वायर यूज कर रहे हैं। क्लियर, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। यूनिफॉर्मली लोडेड डीसी डिस्ट्रीब्यूटर इज फेड एट बोथ एंड विद इक्वल वोल्टेज इन कंपैरिजन टू अ सिमिलर डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एंड ओनली द मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप विल बी। तो जरा समझो, देखो क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, उसमें आपका लोड एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, यूनिफॉर्मली मतलब बोलने का है कि बराबर आपका लोड बटा हुआ है। ठीक है, यानी जितना करंट लोड ले रहा है ना, सारे लोड बराबर करंट ले रहे हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटर से। ठीक है, फिर इसने क्या बोला, इन कंपैरिजन टू अ सिमिलर डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एंड ओनली। यानी देखो पहला केस इसने लिया जब दोनों साइड से आप वोल्टेज दे रहे हो, दूसरा केस लिया एक साइड से वोल्टेज दे रहे हो, इन दोनों को कंपेयर करके बताना है। ठीक है चीज़, तो जरा समझो, देखो फर्स्ट केस लेके चलते हैं कि आपने सोर्स यानी सोर्स को फेड किया एक एंड से। ठीक है, और आपका लोड क्या है, यूनिफॉर्मली लोड है, यानी लोड एकदम बराबर बटा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका मान लो डिस्ट्रीब्यूटर है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक साइड से सिर्फ सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, तो वो सप्लाई हम मान लेते हैं वी है हमारी। ठीक है इतना, और यहाँ पे देखो जो करंट हमारा हो जाएगा आई। ठीक है, और लोड मैंने बोला बराबर बटा हुआ है, यानी देखो अगर यहाँ पे मेरा कोई लोड कनेक्टेड है, ठीक है, तो वो लोड मेरा करंट कितना लेगा, आई। ऐसे ही अगर मेरा यहाँ पे भी कोई लोड कनेक्टेड है तो वो भी मेरा करंट आई ही लेगा। ठीक है, ऐसे मेरे सारे लोड आई लेंगे क्योंकि आपका यूनिफॉर्मली लोडेड है। ठीक है, आपके जो पूरा आपका डिस्ट्रीब्यूटर है वो यूनिफॉर्मली लोडेड है, इसलिए सब आपके देखो बराबर करंट ले रहे हैं। ठीक है, वरना नॉर्मली आप न्यूमेरिकल्स देखते होंगे तो उसमें यहाँ पे 20 एम्पियर 40 एम्पियर, ठीक है, 60 एम्पियर से डिफरेंट डिफरेंट आता है, तो वो लोड आपके बेसिकली अलग अलग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोड बराबर है। तो इस केस में देखो ये जो आपकी लेंथ है ना, ये इस डिस्ट्रीब्यूटर की लेंथ आपकी एल है। ठीक है, इस केस में आपको देखो सिंपली डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, मैं डेराइव नहीं करवा रहा पूरा, जो आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप इक्वल्स टू, यानी ये जो पूरी लाइन है ना, ये पूरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है इसमें जो ड्रॉप होगा वो आपको निकालना होता है एग्जाम में। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप इस केस में रहता है आपका 1/2 आई इंटू आर। ठीक है, आई इंटू आर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे अगर देखो ये कैपिटल आई और कैपिटल आर की बात करें तो ये है क्या, देखो कैपिटल आई जो है ना ये आपका सिंपल है, देखो करंट आई, ठीक है, इंटू आपकी जो भी लेंथ है, तो एक तरह से क्या हो गया, टोटल करंट हो गया, यानी यहाँ से जितना करंट डिलीवर हो गया वो टोटल करंट हो गया ये वाला। ठीक है, और यहाँ से जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा स्मॉल आर इंटू एल। ठीक है, अब यहाँ पे आपका देखो जो स्मॉल आई है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ, जो स्मॉल आई है ये आपका है करंट पर मीटर लेंथ,
और यहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस है यानी स्मॉल आर, ये आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस पर मीटर लेंथ। तो यानी कि क्या हो गया, ये आपका कैपिटल आई हो गया पूरा करंट, ठीक है, जो पूरा करंट इस यहाँ पे फ्लो हो रहा है, और ये कैपिटल आर आपका हो गया इस पूरी लाइन का, या फिर बोल सकते हो इस पूरे डिस्ट्रीब्यूटर का रेजिस्टेंस। ये चीज़ आपकी क्लियर है। तो ये आपको वोल्टेज ड्रॉप कब मिला, ये आपको वोल्टेज ड्रॉप मिला जब आप एक साइड से सप्लाई दे रहे हो, ठीक है। अब इसने बोला था कि इसी को कंपेयर करना है, ठीक है, जो आप अभी सेकंड केस ले रहे हो। देखो सेकंड केस आपका क्या है, सोर्स फेड फ्रॉम बोथ एंड, ठीक है, दोनों एंड से आप सप्लाई दे रहे हो और वो भी इक्वल वोल्टेज दे रहे हो, ठीक है, और लोड आपका क्या है, यूनिफॉर्म लोड है, यूनिफॉर्मली लोडेड है। तो ये आपकी देखो कोई लाइन है, इस केस में देखो यहाँ से आप कुछ दोगे सप्लाई और यहाँ से आप कुछ सप्लाई दोगे, ठीक है। इसने बोल दिया सप्लाई आप दोनों साइड से बराबर दे रहे हो, यानी यहाँ पे भी वी है और यहाँ पे भी आपका वी है, ठीक है। अब मान लो यूनिफॉर्म लोड है, तो यहाँ पे आपका जो होगा करंट, ठीक है, वो भी आई होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई लोड कनेक्टेड है तो वो भी आपका आई करंट ही लेगा, यहाँ पे कोई लोड कनेक्टेड है तो वो भी आपका आई करंट ही लेगा, बिकॉज आपका यूनिफॉर्मली लोडेड है। ये चीज़ क्लियर है। अब देखो इस केस में जो वोल्टेज ड्रॉप निकलता है, ठीक है, दोनों केस के आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। इस केस में जो आपका मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप निकलता है, वोल्टेज ड्रॉप इक्वल्स टू, ये आपको मिलेगा देखो 1/8 आई इंटू आर, आई इंटू आर, ठीक है। यहाँ पे भी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल स्मॉल आई इंटू एल, ठीक है, एल आपकी लेंथ हो जाएगी पूरी। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके याद रखो, दोनों क्या है आपके मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप है। दोनों केस कौन से आपके, जब आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो यूनिफॉर्मली लोडेड है, और आपका जो देखो फर्स्ट केस जो मैंने लिया उसमें एक साइड से आप सप्लाई दे रहे हो, और इस केस में आप दोनों साइड से सप्लाई दे रहे हो। दोनों साइड से अगर सप्लाई दोगे तो आपका सिंपल जो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हो जाएगा आपका 1/8 आई इंटू आर। ये चीज़ क्लियर है। अब सिंपल यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि इन दोनों को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे देखो, मैं देखो इसको लिख लेता हूँ ऐसे, देखो फर्स्ट केस इसने बोला था, ठीक है, इसने देखो फर्स्ट इसने बोला है बोथ एंड विद इक्वल वोल्टेज, ठीक है, पहले इसकी बात की है ना। तो ये आपका जो वोल्टेज ड्रॉप मैं लिख रहा हूँ ना, ये आपका लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, इस केस का यानी बोथ एंड वाला, ठीक है। तो इस बोथ एंड वाला देखो मेरा कितना है 1/8 आई इंटू आर, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/4, ठीक है, ब्रैकेट 1/2 आई इंटू आर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है कि 1/2 आई इंटू आर ये मेरे को मिलता है जब मैं एक साइड से सप्लाई देता हूँ, ठीक है। तो इसने बोला था इसी से कंपेयर करना है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपल कि ये मेरे को मिल गया 1/4, ठीक है, 1/4, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ड्रॉप इन आपका वन एंड, ठीक है, जब एक एंड से मैं सप्लाई दे रहा हूँ। तो एक तरह से बोल सकते हो कि जब टू एंड की बात करते हैं, यानी बोथ एंड, ठीक है, दोनों एंड से आप जब सप्लाई देते हो तो आपका जो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 1/4 होता है कंपेयर टू वन एंड, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल ये 1/4 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्लियर चीज़, आप ये फॉर्मूले दोनों याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। द नल पॉइंट ऑफ यूनिफॉर्मली लोडेड डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट इक्वल वोल्टेज एट बोथ एंड लाइट्स है, ठीक है, यानी ये वाला केस है, ठीक है। इसमें आपका जो नल पॉइंट है, ठीक है, नल पॉइंट आपका एकदम सेंटर में होता है, जो मिड पॉइंट होता है वो आपका नल पॉइंट होता है, मिड पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये आपका सेम क्वेश्चन है, ठीक है, जो 341 था ना और ये 343 दोनों एकदम एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सिंपल 1/4, यानी यहाँ पे भी आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्लियर है चीज़। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज शोन इन द फिगर विथ लोड करंट एज मार्क, ठीक है, ये जो करंट आपको दे रखा है 10, 20, 30 और 40, ये आपका लोड करंट है। द टू एंड्स ऑफ द फीडर आर फेड बाय अ वोल्टेज सोर्स सच दैट वीपी माइनस, यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है, वीपी माइनस वी क्यू, ये आपका 3 वोल्ट है। द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज वीपी और मिनिमम वोल्टेज ऑफ अ 220 वोल्ट एट एनी पॉइंट अलॉन्ग द फीडर इज, आपको वीपी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। और इस पूरे फीडर में या फिर बोल सकते हो इस पूरे डिस्ट्रीब्यूटर में जो आपका मिनिमम वोल्टेज है, ठीक है, वो आपका है 220 वोल्ट। एक बेसिकली एक पॉइंट होगा ऐसा आपका जहाँ पे आपका मिनिमम वोल्टेज होगा, ठीक है। देखेंगे कैसे पता करते हैं वो भी, क्वेश्चन उससे भी आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो ये आपका कुछ आपका दे रखा है ऐसा, तो दोनों साइड से हम वोल्टेज दे रहे हैं, एक साइड से वीपी और एक साइड से वीक्यू। एंड लोड इसने बोल रखा है कि जैसे यहाँ पे हमारा लोड है 10 एम्पियर का, ठीक है। वैसे देखो टोटल पॉइंट कितने दिए, आर और एस दिया ना, तो यहाँ पे कहीं पे मान लेते हैं आर, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे मान लेते हैं एस। क्लियर है, यानी कि ये आपका पी, ये आपका आर, ये आपका एस, और ये आपके यहाँ पे ये क्यू हो जाएगा, ठीक है चीज़िए। तो आर पे देखो कितना है 20 एम्पियर, ऐसे आपका जो एस है, एस पे इसने दे रखा है 30 एम्पियर, और क्यू पे इसने दे रखा है 40 एम्पियर। एंड देखो इसने रेजिस्टेंस दे रखा है ना, ठीक है, यानी हर सेगमेंट का इसने रेजिस्टेंस दे रखा है। जैसे पी और आर, ये इसने रेजिस्टेंस दे दिया 0.1 ओम, ठीक है। आर और एस के बीच में इसने रेजिस्टेंस दे दिया 0.15 ओम, और यहाँ पे इसने एस और क्यू के बीच में दे दिया 0.2 ओम। यहाँ तक ठीक है। सिंपल आपको केसीएल लगाना आना चाहिए, केसीएल लगाना आता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन सारे कर सकते हो, ठीक है। तो देखो मान लो यहाँ से आपका करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है,
तो इस आई में से देखो 20 एम्पियर चला गया, बचा कितना I-20। तो यहाँ पे आपका करंट हो गया I-20। अब देखो I-20 में से 30 एम्पियर चला गया, तो 30 एम्पियर चला गया तो यहाँ पे कितना हो गया सिंपल I-50। ठीक है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है नहीं, सिंपल आप KCL लगा रहे हो। ठीक है, एक बार हमने R पॉइंट पे लगाया, एक बार इस S पे लगाया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका पूरा। अब जरा देखो, ठीक है, ये आपका P पॉइंट और ये आपका Q पॉइंट। ठीक है, हमें VP माइनस VQ कितना दिया, 3 वोल्ट दिया है। इसका मतलब क्या है समझो, यानी कि हमें सिंपल आपका पूरा जो ड्रॉप है ना, P से लेके Q तक जो ड्रॉप है, ये पूरा हमें दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में। ठीक है, यानी देखो VP माइनस VQ, ठीक है, ये हमें दे रखा है 3 वोल्ट। तो ये ड्रॉप अगर मेरे को निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, सिंपल देखो, ये जो P और R है, इसका मैं अगर ड्रॉप निकाल दूँ तो निकाल सकता हूँ। ड्रॉप कैसे निकालेंगे, करंट इंटू रेजिस्टेंस। इस R और S के बीच में जो ड्रॉप होगा वो आपका हो जाएगा करंट इंटू रेजिस्टेंस, और S और Q का आपका हो जाएगा करंट इंटू रेजिस्टेंस। ये पूरा जो तीनों ड्रॉप है, इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको सिंपल VP माइनस VQ मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं सिंपल ड्रॉप लिखता हूँ, जैसे पहले PR का लिखता हूँ। ठीक है, तो PR क्या हो जाएगा, सिंपल करंट इंटू मेरा जो भी रेजिस्टेंस है 0.1 इसने दे रखा है। ठीक है, प्लस सेकंड मैंने देखा करंट मेरा हो रखा है I-20। ठीक है, इसको सिंपल रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, रेजिस्टेंस आपका है 0.15। ठीक है, प्लस आपका जो थर्ड वाला जो ड्रॉप है ये आपका है I-50। ठीक है, I-50 इंटू आपका जो आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ तक आपका ठीक है। तो VP माइनस VQ है ना, ये मेरे को ऑलरेडी दे रखा है 3 वोल्ट, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये पूरा मैं सॉल्व करूँगा, इसमें देखो सब करंट 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 है। ठीक है, आई आई दे रखे हैं ना, इन सबको सॉल्व करूँगा तो मेरे को करंट यहाँ से मिलेगा 0.45 I। ठीक है, -13, ये मेरे को यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो करंट मेरा कितना निकलता है, देखो 13 इस साइड जाएगा तो मेरा 16 हो जाएगा, यानी मेरे को मिलेगा यहाँ से 16 डिवाइडेड बाई 0.45। ठीक है, इसको जब डिवाइड करूँगा तो ये मेरे को मिल जाएगा 35.55 एम्पियर। यहाँ तक ठीक है आपका। अब सिंपल देखो, अगर मैं इस करंट आई की वैल्यू रखता हूँ 35.55, कहाँ पे रखता हूँ, ये जो एस और क्यू वाला सेगमेंट है देखो, इसमें रखूंगा तो मेरे को करंट क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। करंट नेगेटिव मिलने का मतलब है कि आपने जो डायरेक्शन अज्यूम की थी, हम कौन सी डायरेक्शन लेके चल रहे, एस से क्यू, यानी अगर करंट नेगेटिव आ गया, ये डायरेक्शन ली जब हमने, तो इसका मतलब हुआ कि करंट की एक्चुअल डायरेक्शन आपकी ये वाली है। ठीक है, करंट की आपकी एक्चुअल डायरेक्शन ये वाली है, यानी आपने करंट की डायरेक्शन गलत एज्यूम की है। ठीक है चीज़ ये, बिकॉज यहाँ पे आपको करंट नेगेटिव मिलेगा ना। ठीक है, करंट नेगेटिव मतलब डायरेक्शन आपने गलत एज्यूम की है, तो एक्चुअल में डायरेक्शन आपकी होगी क्यू से एस। ये क्यू से एस, यानी कि ये जो पॉइंट है ना, ये आपका कैसा पॉइंट हो गया, ये जो आपका एस पॉइंट है ना, इस एस पॉइंट में देखो आपका करंट वी क्यू से भी आएगा। ठीक है, यानी एस से भी करंट आएगा, क्लियर है। और ये जो क्यू वाला सोर्स है, इससे भी आपका करंट ऐसे आएगा। और वो वाला पॉइंट जहाँ पे करंट आपका दोनों जगह से आता है, वो आपका होता है मिनिमम वोल्टेज पॉइंट। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं मिनिमम पोटेंशियल पॉइंट। तो ये चीज़ आपको निकालनी आनी चाहिए, बिकॉज ये भी पूछ लेते हैं कि इस पूरे आपके फीडर में, या फिर बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में, आपका कौन सा मिनिमम पोटेंशियल पॉइंट होगा। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, सिंपल जिस पॉइंट पे आपका करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, वही पॉइंट आपका कौन सा होगा, मिनिमम पोटेंशियल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमारा जो एस है ना, एस आपका मिनिमम पोटेंशियल पॉइंट है। और क्वेश्चन में इसने मेंशन कर रखा है कि जो मिनिमम वोल्टेज है ना, वो आपका 220 वोल्ट है। इसका मतलब इसने दिया है हमें VS दे रखा है, यानी एस पॉइंट पे हमारा वोल्टेज इसने दे दिया 220 वोल्ट। क्लियर है चीज़। अब निकालना तो हमें VP है, तो VP कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल क्या करो, देयरफॉर सिंपल आप ड्रॉप निकाल दो। देखो VP माइनस VS। ठीक है, जैसे आपने VP माइनस VQ लिया ना, ये तो हमें पता था 3 वोल्ट, तो यहाँ पे देखो ये आपका P पॉइंट है। ठीक है, और ये आपका S पॉइंट है। तो यहाँ पे देखो, अगर मेरे को VP माइनस VS निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो लाइन का ड्रॉप है और ये वाला जो लाइन का ड्रॉप है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा सिंपली। तो दोनों को ऐड कर दो, तो देखो ड्रॉप आपका हो जाएगा करंट, ठीक है, इंटू आपका 0.1 ओम का रेजिस्टेंस, प्लस आपका ये करंट आ जाएगा I-20। ठीक है, देन आपका रेजिस्टेंस 0.15। ठीक है इतना। तो यहाँ से देखो मेरे को चाहिए VP ना, तो VP इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखो VS मेरे को पता है 220 वोल्ट, माइनस का है तो उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 220 वोल्ट प्लस यहाँ पे मेरे को करंट की वैल्यू ऑलरेडी पता है 35.55 एम्पियर, तो यहाँ पे पुट करके मैं निकाल सकता हूँ ना पूरा। तो मैं रख ही देता हूँ, देखो ये आपका हो जाएगा 35.55। ठीक है, मल्टीप्लाई विथ 0.1, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 15.55 एम्पियर इंटू आपका 0.15। ठीक है इतना। अब सिंपल कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे जो VP आपको मिलेगा, ये आपका आ जाएगा 225
225.89 वोल्ट, ठीक है। यानी वीपी हमारा कितना है 225.89 वोल्ट। अब यहीं पे अगर क्यू पूछ लेगा तो कैसे निकालोगे, आपको वीपी माइनस वी क्यू पता है 3 वोल्ट है, तो यहाँ से वी क्यू निकाल सकते हो ना इजीली, ठीक है। तो आपको अगर वी क्यू पूछता तो भी आप निकाल सकते हो। क्लियर है ये चीज़ ये। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें पहले आपको करंट की डायरेक्शन एज्यूम करनी है, उसके अकॉर्डिंग जो आपकी कंडीशन है आगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको आगे देखना है क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। व्हेन 0.02 आर VIR cable is carrying 20 ampere, a drop of 1 volt occur every 12 meter, a voltage drop in a 100 meter run of this cable when it is carrying 10 ampere is nearly। तो देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। देखो आपकी कोई केबल है जिसमें आपका जो करंट है, ठीक है, इसने बोल दिया करंट आपका 20 एम्पियर, ठीक है, 20 एम्पियर, एंड आपका जो वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है, यानी जब करंट 20 एम्पियर फ्लो हो रहा है ना, तब आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 1 वोल्ट। 1 वोल्ट कब, वो भी एवरी 12 मीटर। अब देखो अगर मेरे को सिंपल ये जो मेरी 12 मीटर की केबल है, इसके लिए अगर मेरे को रेजिस्टेंस निकालना है इस केबल का, यानी लूप रेजिस्टेंस, तो ये आपका कितना आ जाएगा, सिंपल देखो 12 मीटर के लिए निकाल रहे हैं, और ये ड्रॉप हमें कब मिल रहा है, जब 20 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो सिंपल आप निकाल सकते हो ना रेजिस्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप अपॉन जो भी करंट है। तो वोल्टेज ड्रॉप इसने बोल रखा है 1 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है जब आप 20 एम्पियर करंट फ्लो करवा रहे हो, ठीक है। तो हमें यहाँ से ड्रॉप बेसिकली रेजिस्टेंस कितना मिला 12 मीटर केबल का, 0.05 ओम, ठीक है। ये तो आपके 12 मीटर के लिए मिला है। तो यहाँ पे देखो जरा, हमें मिल गया 12 मीटर। 12 मीटर के लिए हमारा हो रहा है 0.05 ओम। अगर मेरे को यहाँ पे 1 मीटर के लिए निकालना है, तो 1 मीटर के लिए इजीली निकाल सकते हो सिंपल। ये आपका आ जाएगा 0.05 डिवाइडेड बाई 12, ये आपका आ जाएगा ओम पर मीटर, ठीक है। ये हमने पर मीटर के लिए निकाला है। अब इसने बोल दिया कि अगर केबल की लेंथ आपकी 100 मीटर हो, तो देखो हमें पता है कि 1 मीटर के लिए कितना है आपका 0.05 डिवाइडेड बाय 12। तो इसको अगर 100 मीटर के लिए निकालना है इजीली निकाल सकते हो, 0.05 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100, ये आपका आ जाएगा 100 मीटर के लिए आपका, यानी 100 मीटर केबल के लिए आपका जो रेजिस्टेंस होगा ये आपका कितना आ जाएगा, देखो 5/12, ठीक है, ओम। क्लियर है, ये हमने निकाला 100 मीटर के लिए। अब वोल्टेज ड्रॉप निकालना है जब आपका करंट कितना है 10 एम्पियर है, ठीक है। तो सिंपल देखो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप इक्वल्स टू सिंपल जो भी आपका करंट होता है इंटू आपका जो भी रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब इसने बोला वोल्टेज ड्रॉप किसका निकालना है, 100 मीटर केबल का निकालना है। तो इसलिए हमने पहले क्या किया, 100 मीटर केबल का रजिस्टेंस निकाला, ठीक है। करंट हमें ऑलरेडी इसने दे दिया था 10 एम्पियर, तो 10 इंटू अब 100 मीटर के लिए हमने रेजिस्टेंस निकाल दिया 5/12, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो वोल्टेज ड्रॉप मिला V, ठीक है, 100 मीटर केबल के लिए ये पर कितना आ गया, देखो ये आपका हो जाएगा 4.16 वोल्ट। क्लियर है चीज़ ये। तो यानी कि आपका यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इन अ DC 3 वायर डिस्ट्रीब्यूटर यूजिंग बैलेंसर एंड हैविंग अनइक्वल लोड ऑन 2 साइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बैलेंसर की बात कर रहे हैं। तो बैलेंसर क्या होता है, जो बेसिकली आपके बैलेंस करता हो, ठीक है। तो देखो बैलेंसर को पहले समझते हैं, और देखो पहले DC 2 वायर के लिए देखते हैं, ठीक है। तो देखो 2 वायर में कुछ ऐसे ही रहेगा आपका सिस्टम, यानी यहाँ से तो आप दे रहे होंगे सप्लाई वोल्टेज, DC सप्लाई, ठीक है, और ये आपका कोई लोड कनेक्टेड होगा, ठीक है, ये आपका लोड। तो यहाँ से देखो लोड में कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा। तो मान लो आपका करंट हो रहा है I1, ठीक है। तो I1 फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से आपका मान लो I2 निकल रहा है, ठीक है। तो ये तो पूरा देखो सीरीज़ में, तो यहाँ पे तो देख के पता चल रहा है कि जो I1 करंट है वो आपका बराबर होगा I2 के, ठीक है। यानी कि फॉरवर्ड करंट इज इक्वल्स टू बैकवर्ड करंट, यानी जितना करंट जा रहा है ना उतना ही करंट आपका आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका फॉरवर्ड हो गया, ये आपका बैकवर्ड हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंस देखो दोनों ही करंट आपके बराबर है, तो यहाँ पे कोई बैलेंस करने की आपको जरूरत है क्या, ठीक है। यानी दोनों करंट आपके देखो जितना करंट जा रहा है उतना ही करंट आपका आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी इसका मतलब हुआ कि DC 2 वायर सिस्टम में नो नीड फॉर बैलेंसर। बट यही चीज़ अगर देखो DC 3 वायर में देखते हो तो क्या रहता है, ठीक है। DC 3 वायर सिस्टम में क्या होगा, कुछ इस टाइप का आपका कॉम्बिनेशन होगा। यानी देखो यहाँ पे आपका अप्लाइड वोल्टेज होगा आपका, ठीक है, या आपका कोई लोड कनेक्टेड होगा L, ठीक है, और ये आपका कोई लोड कनेक्ट होगा। दोनों मान लेते हैं डिफरेंट लोड है, ये L1 मान लेते हैं, ये L2 मान लेते हैं, ठीक है। अब बोलेंगे तीसरा वायर कहाँ पे, तीसरा वायर आपका ये रहा, ठीक है, यहाँ पे आपका ये 3 वायर है, ठीक है। आपने सप्लाई सिस्टम पढ़े होंगे तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे आपके DC 3 वायर सिस्टम भी आप पढ़ते हो, ठीक है। तो देखो DC 3 वायर सिस्टम में क्या रहेगा, देखो यहाँ से आपका करंट जा रहा है I1, ठीक है, I1, और यहाँ से करंट आपका कितना आ रहा है I2, ठीक है। और जो तीसरा वायर है इसमें मान लेते हैं करंट आपका फ्लो हो रहा है IN, ठीक है चीज़। तो ज़रा देखो अगर आपका जो लोड है, ठीक है, यानी जो L1 लोड है और जो L2 लोड है,
वो दोनों बराबर है, यानी दोनों लोड आपके बैलेंस है। ठीक है, तो बैलेंस अगर लोड होंगे तो आपका दोनों करंट बराबर होंगे, यानी I1 और I2 आपका बराबर होगा। ठीक है, और यानी जो IN है, यानी जो तीसरा वायर है, उसमें आपका कुछ भी करंट फ्लो नहीं होगा, यानी 0 एम्पियर। ठीक है, बट यहीं पे अगर देखो आपका लोड अनबैलेंस हो जाता है, लोड अगर अनबैलेंस होगा तो आपके ये दोनों करंट बराबर नहीं होते। I1 इज़ नॉट इक्वल्स टू I2, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि तीसरे वायर में से कुछ ना कुछ तो करंट फ्लो होगा, जीरो नहीं होने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सिंस हमने DC 3 वायर सिस्टम में देखा कि लोड आपका जब अनबैलेंस होता है तब हमारा कुछ ना कुछ करंट फ्लो होता है तीसरे वायर में से, और जो करंट होता है ना, यानी जो आपका फॉरवर्ड करंट है और जो बैकवर्ड करंट है, यानी जितना करंट जा रहा है और जितना करंट आ रहा है, दोनों आपके सेम नहीं होते। ठीक है, तो इनको सेम बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं बैलेंसर DC 3 वायर सिस्टम में। बैलेंसर कैसे काम करते हैं उसको भी देखो एक बार समझ लेते हैं। तो देखो एक बार इसकी वर्किंग समझते हैं। ठीक है, बैलेंसर कैसे काम करता है। तो देखो हमारा DC 3 वायर सिस्टम था, तो ये आपका प्लस माइनस वोल्टेज, जो भी DC वोल्टेज आप दे रहे हो। ठीक है, और सिंस दो लोड है तो ये आपका एक कोई लोड होगा। ठीक है, इसको लिख लेते हैं चलो L1 लोड। ठीक है, ये ऐसे ही आपका ये दूसरा लोड होगा, इसको लिख लेते हैं L2। ठीक है, दोनों लोड हो गए। अब देखो यहाँ पे मिड में क्या होगा, आपका तीसरा वायर होगा। ठीक है ना, अब देखो इसको बैलेंस कैसे किया जाता है ये समझते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, देखो दो DC शंट मशीन यूज़ करते हैं। शंट मशीन मतलब देखो एक तो आपकी होगी शंट मोटर, एक आपकी होगी शंट जनरेटर। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हमारी पहली मशीन है M1। ठीक है, अब यहीं पे देखो दूसरी मशीन होती है इसके साथ सीरीज़ में कनेक्ट, ये आपकी हो गई M2 मशीन। ठीक है, दोनों शंट मशीन है और दोनों मशीन आपकी पूरी आइडेंटिकल होती है। आइडेंटिकल बोलने का मतलब है दोनों का आर्मेचर रेजिस्टेंस सेम होता है, दोनों का फील्ड रेजिस्टेंस सेम होता है। ठीक है चीज़, और ये जो आपका जो तीसरा वायर है देखो वो यहाँ से कनेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे सीधा ये आपका तीसरा वायर हो गया। ठीक है ना, इतना दोनों शंट मशीन है तो दोनों की शंट वाइंडिंग होगी, तो दोनों की शंट वाइंडिंग जो होती है ना वो सीरीज़ में कनेक्ट होती है। सीरीज़ में क्यों कनेक्ट करते हैं, बिकॉज देखो सीरीज़ में कनेक्ट होगी तो दोनों में सेम करंट फ्लो होगा। ठीक है, सेम करंट फ्लो होगा तो सेम मैग्नेटाइजेशन होगा। अब देखते हैं ये सब लगाने से आपका बैलेंस हुई भी नहीं हुई। ठीक है, ये चेक करते हैं। देखो जो लोड 1 है इसमें आपका करंट फ्लो हो रहा है I1। ठीक है, जो लोड 2 है इसमें आपका करंट फ्लो हो रहा है I2। यहाँ तक ठीक है आपका, ये तो हमने करंट लिख लिया। अब देखो जो तीसरा वायर है इसमें कितना करंट फ्लो होगा, आप सिंपल KCL लगा सकते हो इस पॉइंट पे। ठीक है, क्या हो जाएगा I1 माइनस I2, I1 माइनस I2। ठीक है, तो देखो मैंने बताया दोनों मशीन आइडेंटिकल है तो दोनों में बराबर करंट जाएगा, यानी देखो I1 माइनस I2 आपका टोटल करंट है यहाँ पे, तो ये आधा आधा बढ़ जाएगा, यानी I1 माइनस I2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और यहाँ पे भी ये करंट आपका I1 माइनस I2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो ज़रा, जो आपकी शंट वाइंडिंग होती है, ठीक है, शंट मशीन में जो शंट वाइंडिंग होती है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें करंट आपका बहुत कम फ्लो होता है, ये तो आपको भी पता है। ठीक है, तो देखो मान लो ये जो DC है इससे आपकी सप्लाई आ रही है I1। ठीक है, स्मॉल I1। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ मेरी जो शंट वाइंडिंग है ना इसमें आपका करंट बहुत कम फ्लो हो रहा है। ठीक है, नेग्लिजिबल करंट फ्लो हो रहा है, तो उसको मैंने इग्नोर कर दिया, तो ये आपका I1 हो गया। ठीक है, अब मेरे को I1 की वैल्यू निकालनी है, तो देखो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे मैं KCL लगा सकता हूँ सिंपल। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ A पॉइंट। ठीक है, तो KCL एट A, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यही होता है ना। तो इनकमिंग देखो सिंपल I1 करंट, ठीक है, प्लस आपका और इनकमिंग क्या है देखो I1 माइनस I2 बाई 2 इक्वल्स टू आपका कैपिटल I1। ठीक है, तो यहाँ से देखो स्मॉल I1 की वैल्यू निकालो, तो स्मॉल I1 यहाँ पे आपको मिल जाएगा I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है इतना, तो ये आपका हो गया फॉरवर्ड करंट। ठीक है, अब हमें चलो चेक करना है बैकवर्ड करंट, तो सिंपल इस पॉइंट पे आप KCL लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो करंट है ये आप मान लेते हैं I2। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस शंट वाइंडिंग है तो करंट आपका बहुत कम फ्लो होता है तो नेग्लिजिबल है, ये आपका I2। ठीक है, और यहाँ से आपका करंट आ रहा है I2, ये कैपिटल I2, तो सिंपल इसको मैं B मान लेता हूँ। तो अब फिलहाल KCL लगाता हूँ B पॉइंट पे। ठीक है, यानी KCL एट B, तो कितना हो जाएगा इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो इनकमिंग देखो आपका क्या है I2 प्लस I1 माइनस I2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंपल आप LCM लेके निकाल सकते हो। ठीक है, कुछ कॉम्प्लिकेट है नहीं। तो यहाँ से देखो जो I2 मिला आपको I2, ठीक है, कितना आ जाएगा देखो ये आपका, यहाँ पे LCM लोगे तो ये आपको मिलेगा I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2, I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है इतना। तो यहाँ पे आपने देखा कि बैलेंसर यूज़ करके आपने सेम करंट ऑब्टेन कर दिया। सेम देखो कैसे किया, देखो आप यही तो चाहते थे कि जो स्मॉल I1 है और जो स्मॉल I2 है ये आपका बराबर हो जाए, बिकॉज यही तो आपको बराबर नहीं मिला था। अभी देखा ना लास्ट स्लाइड में हमने एकदम डिटेल में। ठीक है, तो ये चीज़ हमने बराबर ला ली। ठीक है, बैलेंसर की मदद से। तो यहाँ पे M1 और M2 दोनों मशीन आपकी बैलेंसर की तरह काम कर रही है। ठीक है, ये आपके बैलेंस कर देती है फॉरवर्ड करंट और बैकवर्ड करंट को। ठीक है, अब जरा यहाँ पे समझो, देखो
अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि मेरा जो L1 है ना, L1 जो मेरा लोड है, देखो L1 लोड मेरा बड़ा है L2 से। इसका मतलब क्या होता है कि जो L1 मेरा लोड है ना, वो हैवी लोड है। ठीक है, इसका मतलब तो L1 मेरा हैवीली लोडेड साइड है, तो हैवीली लोडेड है तो ज़्यादा करंट लेगा ये, तो इसका मतलब क्या हुआ कि I1 मेरा ज़्यादा होगा I2 से। ठीक है इतना। तो देखो अगर I1 मेरा ज़्यादा I2 से, इसका मतलब क्या हुआ कि I1 माइनस I2, ठीक है, ये मेरे को क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ये चीज़ आपकी ठीक है। तो पॉजिटिव मिलने का मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन मैंने एक्चुअल में अभी जो बना रखी है ना इस फिगर में, यही डायरेक्शन होगी मेरे करंट की। ठीक है, यही मेरी क्या होगी, करंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है चीज़ ये। तो देखो इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखो सब, ठीक है, इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये करंट आपका कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पे ये करंट कुछ ऐसे जाएगा। इतना ठीक है। तो यहाँ से ध्यान से देखो, देखो M1 मशीन में क्या हो रहा है, करंट आपका देखो पॉजिटिव से बाहर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि M1 मेरी अभी यहाँ पे जनरेटर की तरह बिहेव कर रही है। तो यहाँ पे इस केस में मेरे को पता चल गया कि जो M1 मेरी है वो आपकी जनरेटर की तरह बिहेव कर रही है। और यहाँ पे देखो जो M2 है, देखो M2 में देखो प्लस से अंदर जा रही है सप्लाई, यानी सप्लाई उल्टा हम दे रहे हैं इसको। तो M2 आपका कैसे तरह बिहेव कर रही है, मोटर की तरह बिहेव कर रही है। क्लियर है चीज़। तो यहाँ से आप क्या समझते हो, देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आया आपका कि जो भी आपकी हैवी लोडेड साइड होती है, यहाँ पे देखो L1 आपकी क्या है, हैवी लोडेड साइड है। तो हैवी लोडेड साइड हमेशा उसके सामने जो बैलेंसर होगा, ठीक है, हैवी लोडेड साइड देख सकते हो L1 के सामने आपका क्या है, M1 है। तो हैवी लोडेड के सामने जो भी बैलेंसर लगा होता है वो आपका जनरेटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। देखो कोई बोलेगा कि L2 मेरा ज़्यादा हैवी लोडेड साइड है L1 के कंपेयर में। ठीक है, तो अगर देखो L2 अगर आपका ज़्यादा है तो I2 करंट आपका ज़्यादा होगा, I2 करंट मोर देन I1। ठीक है, तो अगर I2 करंट अगर आपका ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो I1 माइनस I2 है, ठीक है, ये आपको नेगेटिव मिलेगा। तो नेगेटिव मिलने का मतलब क्या है कि आपने जो डायरेक्शन इसमें बना रखी है वो नहीं है, इसकी उल्टी डायरेक्शन है। उल्टी डायरेक्शन मतलब आपका करंट कुछ ऐसे एक्चुअल में, ठीक है, ये आपकी डायरेक्शन है। क्लियर है। तो इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कैसे होगी, करंट ऐसे आ रहा होगा, ठीक है, और M2 से करंट आपका ऐसे आ रहा होगा, तभी तो दोनों ये आपका ये ऐसे मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखो M2 से देखो करंट आपका देखो प्लस से बाहर निकल रहा है। तो इस केस में आपको क्या पता चला कि जो M2 है ना, ये आपकी जनरेटर की तरह बिहेव करने लग गया। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपकी M1 है ना, M1 आपकी देखो मोटर की तरह बिहेव करने लगी है। ठीक है, सिंपल करंट की डायरेक्शन देखो। तो अभी भी इस केस में भी आपको यही पता चला कि जब भी आप हैवी लोडेड साइड की बात करते हो, देखो यहाँ पे आपने L2 को हैवी लोडेड साइड लिया, ठीक है, तो हैवी लोडेड साइड के सामने जो भी आपका बैलेंसर कनेक्टेड है, M2 कनेक्टेड था बैलेंसर, तो M2 आपका देखो जनरेटर की तरह बिहेव कर रहा है। तो सिंपल समझ जाओ, हैवी लोडेड साइड होगी तो बैलेंसर आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, जनरेटर की तरह, और लाइटली लोडेड में मोटर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, यही तो हमें पूछा था क्वेश्चन में। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं फिर से। तो आप बस ये पॉइंट याद रखिए, ठीक है, बैलेंसर में कि इसको हम सिर्फ 3 वायर सिस्टम में यूज़ करते हैं, ठीक है, और डीसी शंट मशीन यूज़ करते हैं इसमें। और जो हैवी लोडेड साइड होती है वो वाली मशीन आपकी बिहेव करेगी डीसी जनरेटर की तरह, और जो लाइट लोडेड होगी वो आपकी डीसी मोटर की तरफ। कैसे बिहेव करेगी ये भी मैंने आपको ऑलरेडी करंट की डायरेक्शन से रिलेट करके समझा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल, बैलेंसर कनेक्टेड टू द हैवी लोडेड साइड ऑपरेट एट डीसी जनरेटर। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है चीज़ ये। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इन द डीसी 3 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बैलेंसर फील्ड आर क्रॉस कनेक्टेड इन ऑर्डर टू। तो ये इसलिए करते हैं ताकि आपका जो वोल्टेज है ना वो इक्वलाइज हो जाए। ठीक है, वोल्टेज इक्वलाइज वोल्टेज ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटर, यानी आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। द बूस्टर इज अ, ठीक है, बूस्टर क्या होता है, देखो बूस्टर मतलब बूस्ट करना। ठीक है, तो बूस्टर आपका क्या करता है, देखो आपकी जो सप्लाई वोल्टेज होता है ना, ठीक है, बिकॉज देखो डीसी ट्रांसमिशन में क्या होता है, लेंथ के साथ आपका ड्रॉप बढ़ने लग जाता है, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ने लग जाता है। तो वोल्टेज ड्रॉप को कंपनसेट करता है आपका बूस्टर। ठीक है, बूस्टर में हम यूज़ करते हैं डीसी शंट मोटर यूज़ करते हैं। ठीक है चीज़। तो देखो क्या होगा, सिंपल, अब बूस्टर इज अ सीरीज वाउंड डीसी जनरेटर। ठीक है, तो एकदम सही है, देखो सीरीज वाउंड डीसी जनरेटर होता है जिसको हम डीसी शंट मोटर से ड्राइव करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए। देखो बूस्टर में सीरीज वाउंड डीसी जनरेटर होता है, ठीक है, और इसको ड्राइव करते हैं डीसी शंट मोटर से। डीसी शंट मोटर से ही क्यों ड्राइव कर रहे हैं, बिकॉज डीसी शंट मोटर आपको कांस्टेंट स्पीड प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट सही है। द बूस्टर इज अ लो वोल्टेज एंड हाई करंट जनरेटर ऑपरेटिंग ऑन स्ट्रेट और लीनियर पोर्शन ऑफ इट्स वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपका सही है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों करेक्ट है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको मेन ये चीज़ याद रखनी है क्या यूज़ होता है, ठीक है, और किस लिए यूज़ होते हैं, वोल्टेज ड्रॉप को कंपनसेट करने के लिए। ठीक है, द बूस्टर इज इंसर्टेड इन द सर्किट टू, तो ये किस लिए करते हैं,
टू कंपनसेट फॉर वोल्टेज ड्रॉप, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। सिंगल फेज एसी डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाइज टू सिंगल फेज लोड एज शोन इन द फिगर, द वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम ए टू सी, यानी देखो यहाँ पे ये जो ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, और यहाँ पे ये सी पॉइंट है, ठीक है। तो हमें टोटल ड्रॉप बताना है। तो देखो इजी क्वेश्चन है एकदम, कोई कॉम्प्लिकेट है नहीं। ये आपको कुछ डिस्ट्रीब्यूटर दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे आपका लोड कनेक्टेड है। देखो यहाँ पे इसने बोला है 30 एम्पियर, और पावर फैक्टर भी इसने दे रखा है, देख सकते हो आप, कॉस 5 इसने दे रखा है 0.8। तो यहाँ से आप 5 निकाल सकते हो ना इजीली। 5 कितना हो जाएगा सिंपल, कॉस इनवर्स 0.8, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा 36.86 डिग्री, यहाँ तक ठीक है आपका। अब देखो यहाँ पे जो दूसरा जो है आपका लोड, ये आपका है 40 एम्पियर, ठीक है, और इसमें आपका पावर फैक्टर यूनिटी है। अब यहाँ पे देखो जो आपका ये 30 एम्पियर वाला लोड है ना, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या, देखो यहाँ पे अगर ये आपका वोल्टेज होता है, ठीक है, तो सिंस इसने बोला लैग कर रहा है, ठीक है, 0.8 आपका लैग है पावर फैक्टर, तो यहाँ से हमने देखा एंगल है 36.86, तो लैग मतलब करंट पीछे, तो करंट आप पीछे बना दो, तो ये आपका करंट हो गया, ठीक है। और यहाँ से लैग कर रहा है कितना, आपका 5 एंगल से लैग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस 30 एम्पियर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। कैसे, देखो 30 एम्पियर, ठीक है, और एंगल में लिख लेता हूँ कि मेरा लैग कर रहा है माइनस, ठीक है, माइनस इसलिए साइन है बिकॉज ये आपका लैग कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया लोड, ठीक है। तो ये एक आपका लोड हो गया, ये आपका दूसरा लोड हो गया, ठीक है। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, और ये आपका सी पॉइंट है, ठीक है। इतना सब ये दे रखा है डेटा। अब यहाँ पे देखो जो इसने रिएक्टेंस दिया, ठीक है, यहाँ पे रिएक्टेंस आपको देखो कितना दे रखा है, 0.25, ठीक है, जे जे, ठीक है, बिकॉज रियल पार्ट तो 0 है। और यहाँ पे इसने दे रखा है जे 0.35, यहाँ तक आपका ठीक है पूरा। अब जरा देखो करंट मेरे को लिखना है सिंपल, तो करंट देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो, यहाँ पे आपका करंट कितना है, लोड में देखो कितना जा रहा है आपका, 40 एम्पियर जा रहा है, और पावर फैक्टर तो 1 है, तो इसका मतलब हो गया एंगल 0 है, तो एंगल लिखने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पे बोल सकते हो 40 एम्पियर, ठीक है इतना। अब देखो अगर मैं यहाँ पे करंट लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे करंट मेरा कितना होगा, सिंपल देखो यहाँ पे, देखो इस बी जो पॉइंट है ना, यहाँ पे आप केसीएल लगा रहे हो, तो देखो 30 एंगल माइनस 36.86 डिग्री, तो ये नीचे चला गया, और 40 एम्पियर यहाँ पे चला गया, तो यहाँ से कितना आ रहा होगा इन दोनों का सम, तो यहाँ पे ये टोटल करंट हो जाएगा 40 एम्पियर प्लस आपका ये हो गया 30 एम्पियर, और यहाँ पे ये एंगल आप लिख लो, ये आपका है माइनस के 36.86 डिग्री, इसके 36.86 डिग्री। यहाँ तक आपका ठीक है। तो जरा समझो, देखो मेरे को तो निकालना है वोल्टेज ड्रॉप ना, यानी ए और सी इस पूरे आपके डिस्ट्रीब्यूटर का वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। तो जरा खुद ही समझो, सिंपल मेरे को निकालना है वी ए माइनस वी सी, यही तो आपका ड्रॉप होता है। ऐसा आपने डीसी के लिए क्वेश्चन कर रखे, ठीक है। एसी में आपका पावर फैक्टर वाला टर्म आ जाता है, यानी एंगल टर्म आ जाती है ना, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल ड्रॉप कैसे निकालोगे आप, देखो पहले आप देखो करंट देख लो क्या करंट है, आई ए बी, ठीक है। जो ए बी वाली जो ये आपकी ये ब्रांच है ना, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, मल्टीप्लाई जो भी यहाँ पे आपका रिएक्टेंस दे रखा है, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, पहले इंपेडेंस लिख लेते हैं, ठीक है, बिकॉज इसने इंपेडेंस में देखो रियल पार्ट आपका 0 है, सिर्फ इमेजनरी दे रखा है, ठीक है। तो ये ए बी आपका इंपेडेंस, ठीक है, प्लस दूसरा ब्रांच क्या आपका, देखो सिंपल आई बी सी मल्टीप्लाई विथ जो भी आपका जेड बी सी, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, ये आपको ड्रॉप मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये बेसिकली प्रोडक्ट निकालना है, तो कैसे करोगे आप, सिंपल यहाँ पे आपने करंट लिख रखा है, ठीक है, और नीचे देखो आपका रिएक्टेंस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 40 इंटू जे 0.35, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दो, यही तो हमें करना है। तो यहाँ से हमारा जो देखो ड्रॉप है, ये ड्रॉप हमारा आ जाएगा, देखो सिंपल 40 प्लस 30, ठीक है, 40 प्लस 30 एंगल में लिख लेता हूँ माइनस 36.86 डिग्री, ठीक है। ये तो मेरा हो गया करंट, करंट हो गया, ठीक है। और जो इम्पेडेंस है यानी जेड, ये हमारे देखो कितना है, J.25, तो यहाँ पे ये लिख लेते हैं J.25, ठीक है इतना, प्लस यहाँ पे देखो आई बी सी करंट कितना है 40 एम्पियर, तो 40 मल्टीप्लाई जेड बी सी देखो कितना है J.35, यहाँ तक ठीक है आपका, ठीक है। इसको सिंपल सॉल्व करना है, पोलर फॉर्म में आपकी, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में चल के पूरा सिंप्लीफाई कर दो। तो देखो ये कैसे होगा सिंपल, ये आपका आ जाएगा देखो 40 इंटू J.25, तो ये आपको मिल जाएगा J10, ठीक है, सिंपल आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया J10 प्लस 30 इंटू ये आपका आ गया J.25, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपको J, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिलेगा 7.5, ठीक है, और एंगल आपका है ये, एंगल आपका है माइनस के 36.86 डिग्री, यहाँ तक ठीक है। देन प्लस यहाँ पे ये 40 इंटू 0.35, तो ये आपको मिल जाएगा सिंपल J14.32, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी देखो जो सिंपल आपकी ये देखो J और ये वाली J, ठीक है, दोनों टर्म को आप ऐड कर दो,
तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा J24.32, ठीक है, प्लस J7.5, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो ये पोलर फॉर्म है, इसको सॉल्व कर सकते हो ना, यानी cos -36.86 डिग्री, तो ये आपका आ जाएगा 0.8। देन सिंस यहाँ पे माइनस है तो ये आपका आ जाएगा -J, ठीक है, साइन 36.86, ये आपका आ जाएगा 0.6। क्लियर है चीज़ ये। तो यहाँ पे सिंपल इसको सॉल्व कर देंगे। देखो ये कितना आ जाएगा आपका सिंपल J24.32, ठीक है, प्लस यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी 7.5 मल्टीप्लाई विथ 0.8, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा सिंपल 6 यानी J6। यानी आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा J² 7.5 इंटू 0.6, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 4.5। अब देखो यहाँ पे आपको ये डाउट होगा कि यहाँ पे J है तो यहाँ पे मैंने सीधा यहाँ पे 90 डिग्री क्यों नहीं ले लिया। ये इसलिए नहीं लिया बिकॉज देखो मेरे को 36.86 डिग्री की वैल्यू सीधी पता थी मेरे को, ठीक है, मेरे को याद है कॉस 36.86 क्या होता है, साइन 36.86 क्या होता है, इसलिए मैंने ये वैल्यू रखी है, ठीक है, इसलिए मैंने जे को सिंपल जे ही रखा। अब यहाँ पे देखो हमें पता है जो J² होता है ना ये आपका -1 होता है, और यहाँ पे देखो ये दोनों जे वाली टर्म आपकी ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा J30.32, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये माइनस का है और J² -1 होता है तो ये आपका प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 4.5, ठीक है, तो यहाँ से ये मेरे को मिला है देखो 4.5 प्लस J30.32, ठीक है, तो ये मेरा हो गया ड्रॉप, ठीक है, यानी VA माइनस VC। तो मेरे को तो क्या निकालना है, इस ड्रॉप का देखो मैग्नीट्यूड दे रखा है ऑप्शन में, ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में कुछ थोड़ी दे रखा है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो देखो इस ड्रॉप का मैग्नीट्यूड निकालो VA माइनस VC, ठीक है, मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता है ना, A² प्लस B² और वो टर्म आपकी रूट में, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4.5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 30.32 का स्क्वायर, ठीक है, देन ये टर्म आपकी रूट में, ठीक है, एंगल की जरूरत नहीं है तो मैं एंगल नहीं निकाल रहा। तो यहाँ से आपको ये जो मिलेगा ये आपका आ जाएगा 30.65 वोल्ट। क्लियर है इतना, तो आपका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा 30 वोल्ट, ठीक है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, बिकॉज सबसे क्लोज आपका यही है। क्लियर है, बिकॉज देखो यहाँ पे एंगल में मैंने जैसे देखो यहाँ पे 0.8 लिया है, ठीक है, तो पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट लोगे तो अप्रोक्सीमेट आपको पास ही वैल्यू मिलेगी, ठीक है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपका अगला क्वेश्चन है, ये देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फीडर 1 किलोमीटर लेंथ हैविंग रेजिस्टेंस बट नेग्लिजिबल रिएक्टेंस, ठीक है, तो क्वेश्चन में इसने बोल दिया आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना उसमें कुछ भी रिएक्टेंस नहीं है, तो रिएक्टेंस नहीं है इसका मतलब क्या समझते हो कि करंट और वोल्टेज के बीच में कुछ भी फेज डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। इज फेड फ्रॉम बोथ द एंड बाय अ 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ठीक है, दोनों साइड से सप्लाई कर रहे हैं और उस सप्लाई का वैल्यू कितनी है 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी भी सेम है। बोथ द वोल्टेज सोर्स S1 एंड S2 आर इन फेज, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो फेज में दोनों। द फीडर सप्लाइज कॉन्सेंट्रेटेड लोड ऑफ यूनिटी पावर फैक्टर, यानी पावर फैक्टर लोड का क्या है यूनिटी, यानी ये आपके देखो लोड है 200 एम्पियर 100 एम्पियर और 200 एम्पियर, ठीक है, ये आपके लोड है, सबका पावर फैक्टर क्या है यूनिटी पावर फैक्टर है। तो यूनिटी पावर फैक्टर इसका मतलब आप ऐसा समझ सकते हो सिंपल कि डीसी सिस्टम में आपका कोई डीसी में कोई पावर फैक्टर होता नहीं, तो जैसे डीसी में सॉल्व करते हो ना इस टाइप के क्वेश्चन वैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। पूछा क्या देखो द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ S1 एंड S2 इन 100 एम्पियर करंट सप्लाइड एट लोकेशन P रेस्पेक्टिवली आर, तो देखो 100 एम्पियर ये आ रहा है आपका, ठीक है, ये रहा आपका 100 एम्पियर, यानी ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या है P पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सोर्स दो है S1 और S2, ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि S1 की वजह से यहाँ पे कितना करंट आ रहा है, ठीक है, और S2 की वजह से यहाँ पे कितना करंट आ रहा है, ठीक है, टोटल करंट हमें पता है 100 एम्पियर है, तो इस 100 में से कितना करंट आपका S1 से आ रहा है कितना करंट आपका S2 से आ रहा है, ये क्वेश्चन में पूछा है आपको, ठीक है चीज़ ये। देखो क्वेश्चन में आपका वोल्टेज सोर्स सेम दे रखे हैं, यानी जो आपका S1 वोल्टेज है ना वही आपका S2 है, ठीक है, और इसने इतना बोल दिया कि दोनों का फेज भी सेम है, ठीक है, सेम फेज में, ये आपको पता है यहाँ पे, और इसने बोला जो आपका लोड है ना लोड का जो पावर फैक्टर है ये इसने बोल दिया कि यूनिटी पावर फैक्टर है, ठीक है, UPF यूनिटी पावर फैक्टर। तो सिंपल देखो यूनिटी पावर फैक्टर अगर हो ना तो आप सिंपल जैसे डीसी सिस्टम में क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है, क्वेश्चन मैंने डीसी पे आपको ऑलरेडी करवा दिया है, ठीक है, सेम वही स्टेप बाय स्टेप करो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अज्यूम कर देते हैं, ठीक है, अज्यूम आपकी लेंथ देखो इसने क्या बोली है 1 किलोमीटर की लेंथ बोली है ना, तो अज्यूम रजिस्टेंस इज इक्वल्स टू R ओम पर किलोमीटर, ठीक है, यानी आपका R ओम रजिस्टेंस है पर किलोमीटर, ठीक है इतना। तो देखो ये जो आपको फिगर दे रखा है इसको मैं थोड़ा अलग बनाता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमें, ठीक है, यहाँ पे ये जो सोर्स है यहाँ पे आपका S1 है, ठीक है, यानी VS1, ठीक है, और यहाँ पे आपका VS2, ठीक है, इतना हमें पता है। तो ज़रा समझो देखो यहाँ पे जो लोड है ना ये एक लोड ये एक लोड
और ये एक लोड, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बोल दिया ये आपका 200 एम्पियर, ये 200 एम्पियर, और यहाँ पे ये आपका 100 एम्पियर, और यहाँ पे भी आपका 200 एम्पियर। यहाँ तक ठीक है। तो जरा देखो मैंने क्या अज्यूम किया है कि 1 किलोमीटर का जो लेंथ है, ठीक है, 1 किलोमीटर की लेंथ का जो रेजिस्टेंस है टोटल, वो मेरा है आर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये पूरी लेंथ कितनी है, 1 किलोमीटर है, ठीक है, इतना 1 किलोमीटर इसने बोला है। तो इस पूरी लाइन का रेजिस्टेंस मेरा कितना है, आर है, ठीक है, आर रेजिस्टेंस है। तो देखो पहला आपका इसने दिया 400 मीटर, तो 400 मीटर का कितना हो गया, सिंपल 0.4 आर, यानी कि अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लिखता हूँ तो ये आपका आ जाएगा 0.4 आर, ठीक है। बिकॉज देखो 1000 मीटर के लिए आर, तो 400 मीटर के लिए, यानी कि देखो कुछ इस टाइप से समझो, देखो अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो देखो 1000 मीटर के लिए मैंने आपको बोला कि आपका रेजिस्टेंस है आर, ठीक है। तो मेरे को ये बताइए कि 400 मीटर के लिए कितना होगा। तो सिंपल 400 मीटर के लिए कितना हो जाएगा, सिंपल देखो R/1000, ठीक है, R/1000 हो गया 1 मीटर के लिए, मल्टीप्लाई विथ 400। तो ये आपको कितना मिला, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये आपको मिलेगा 0.4 आर, ठीक है। इतना कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत होती नहीं, ये आपको देख के पता चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 400 मीटर के लिए 0.4 आर हो गया, 200 मीटर के लिए 0.2 आर हो जाएगा, 0.2 आर। अगेन यहाँ पे भी 200 मीटर है, तो ये भी आपका 0.2 आर, देन इसके आगे भी 200 मीटर है, तो ये भी आपका 0.2 आर। यहाँ तक ठीक है। अब देखो सबको ऐड करो, 0.4, 0.2, 0.2, 0.2, कितना मिला, आर मिल गया ना, यानी पूरी लाइन 1 किलोमीटर है, पूरी लाइन का कितना रेजिस्टेंस निकला जो आपने अज्यूम किया था, आर। क्लियर है चीज़ ये, तो सिंपल रेजिस्टेंस मैंने निकाला है। अब देखो रेजिस्टेंस का काम हो गया, अब फिलहाल करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लो करंट आपका फ्लो हो रहा है आई, ऐसे बता रखा है मैंने सिंपल, तो करंट आपका मान लेते हैं आई फ्लो हो रहा है। तो आई में से देखो 200 एम्पियर चला गया, यहाँ पे 200 एम्पियर चला गया, तो बचा कितना, सिंपल आई माइनस 200, ठीक है, आई माइनस 200। अब इस 200 में से देखो यहाँ पे 100 और चला गया, तो बचा कितना, आई माइनस 300, आई माइनस 300, यानी आपका जो आई करंट है टोटल उसमें से कम होता जा रहा है। अब देखो 200 और चला गया, तो इसमें से और आपका 200 कम हो गया, यानी आई माइनस 500। क्लियर है। और ऐसा क्यों कर सकते हैं हम, बिकॉज देखो इवन दो ये एसी सिस्टम है, फिर भी हम करंट को ऐसे सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बिकॉज पावर फैक्टर आपका यूनिटी है, ठीक है ना। और इसने बोला रिएक्टेंस आपका नेग्लिजिबल है। तो अब देखो अगर मैं VS1, ठीक है, माइनस VS2 का मतलब क्या होता है, समझते हो ना। इतनी देर से हम देखो क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप VS1 माइनस VS2 कर रहे हो, यानी कि ये पूरी जो लाइन है ना, इस पूरी लाइन का वोल्टेज ड्रॉप निकाल रहे हो, ठीक है। तो देखो पूरी लाइन का वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकाल सकते हो, सिंपल देखो इस करंट को इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, इतने इस सेगमेंट का आपको ड्रॉप मिल जाएगा। देन इस करंट को इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे इस करंट को इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे इस करंट को इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो, देन सब ड्रॉप को ऐड कर दो, टोटल आपको ड्रॉप मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं लिख लेता हूँ, ये आपका आ जाएगा करंट आई, ठीक है, इंटू आपका रेजिस्टेंस है 0.4 आर, 0.4 आर, ठीक है, प्लस आगे वाला देखो क्या आई माइनस 200 मल्टीप्लाई विथ आपका रेजिस्टेंस है 0.2 आर, 0.2 आर, ठीक है इतना। देखो आगे फिर और ऐड कर लेते हैं, प्लस आगे देखो आपका करंट क्या आई माइनस 300, ठीक है, तो आई माइनस 300 ये आपका हो गया करंट, और रेजिस्टेंस इस केस में 0.2 आर है, ठीक है, 0.2 आर, प्लस लास्ट आपका करंट है आई माइनस 500 एम्पियर, आई माइनस 500, ठीक है, रेजिस्टेंस इस केस में भी 0.2 आ रही है। यहाँ तक आपका ठीक है। अब देखो दोनों वोल्टेज सेम है VS1 और VS2, तो ये सब्सट्रैक्शन आपको क्या मिलेगा, सिंपल जीरो, तो ये आपका हो गया जीरो, ठीक है, जीरो इक्वल्स टू, यहाँ से इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है, कोई इतना टफ है नहीं, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा करंट इंटू आपका रेजिस्टेंस माइनस 200 आर, ठीक है, ये आपको यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ से साफ देख के पता चल रहा है कि आपका जो करंट है आई, करंट की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी मिल जाएगी, सिंपल ये आपके आ गई 200 एम्पियर, ठीक है, बिकॉज आर से आर आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसका मतलब क्या है 200 एम्पियर का, देखो इसको समझ लेते हैं फटाफट। देखो यहाँ पे ये आपका था पी पॉइंट, ठीक है, पी पॉइंट मतलब यहाँ पे आपके जो 100 एम्पियर का लोड है ना, वो आपका इसने पी पॉइंट बोला, ठीक है, ये आपका 100 एम्पियर का लोड है। और इससे 100 एम्पियर से पहले आपका कितने का लोड है, देखो 200 एम्पियर का लोड दे रखा है, ठीक है। और इस 100 एम्पियर के बाद भी आपका एक 200 एम्पियर का लोड है, कुछ ऐसा आपको ये सिस्टम दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपका S1 है और यहाँ पे आपका S2 है, ठीक है इतना। अब जरा देखो हमने करंट कहाँ ज्यूम किया था, ये देखो S1 के जस्ट यहाँ पे है ना, पहले वाले सेगमेंट में किया था, यानी यहाँ पे किया था आपने, ठीक है। तो यहाँ पे आपने करंट निकाल दिया ना, कितना मिला आपको 200 एम्पियर, तो ये आपका आ गया 200 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो पहला लोड है ना, ये 200 एम्पियर का ही है, यानी ये 200 जितना यहाँ से आ रहा था ना, पूरा का पूरा इस पहले वाले लोड ने ले लिया, तो आगे कितना जाएगा आपके 0 एम्पियर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पी पॉइंट पे जो 100 एम्पियर का लोड है ना, इसमें करंट देखो S1 की वजह से कितना जा रहा है आपका 0 एम्पियर, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल आपका लोड है 100 एम्पियर, ठीक है। S1 आपका 0 भेज रहा है, तो ऑब्वियस बात है S2 आपका पूरा का पूरा S2 ही भेज रहा होगा, यानी S2 से कितना आ रहा होगा यहाँ पे 100 एम्पियर, ठीक है। और अगर ऐसे भी डाउट है तो यहाँ पे आप ऐसे भी रख के भी देख सकते हो। देखो आई की वैल्यू जैसे यहाँ पे रखोगे तो कितनी आएगी, देखो 200 माइनस 300, तो माइनस का 100 आया, यानी ये डायरेक्शन मैंने गलत अज्यूम किया है। एक्चुअल में डायरेक्शन आपकी ये वाली होगी और करंट आपका होगा 100 एम्पियर, यानी कि पूरा का पूरा 100 एम्पियर पी पॉइंट में S1 भेज रहा है। तो यहाँ से आप समझे कि S2 भेज रहा है, सॉरी, ठीक है। S1 का आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है 0 एम्पियर, ठीक है, बिकॉज S1 कुछ भी नहीं भेज रहा, और S2 यहाँ पे आपने देखा 100 एम्पियर भेज रहा है, ठीक है चीज़ ये बेसिक। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, करेक्ट आंसर। सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ अ 4 बस सिंगल सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज शोन इन द फिगर। ब्रांच E1, E2, E3 एंड E4 हैव इक्वल इंपेडेंस, ठीक है। देखो पॉइंट को नोट करते हुए चलता हूँ। देखो इसने बोला इक्वल इंपेडेंस। द लोड करंट वैल्यू इंडिकेटेड इन द फिगर आर इन पर यूनिट, जितने भी आपको लोड करंट दे रखे सारे पर यूनिट में, ठीक है, यानी 1, 2 और 5 ये जो लिख रखे ये पर यूनिट वैल्यू है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पॉलिसी रिगार्ड रेडियल सिस्टम ऑपरेशन विद मिनिमम लॉस, दिस कैन बी अचीव बाय ओपनिंग द ब्रांच। यानी आपको क्या चाहिए, रेडियल सिस्टम चाहिए। तो रेडियल मतलब क्या होता है कि आपका रिंग ना बने, यहाँ पे देखो आपकी रिंग बन रही है ना, तो ये आपका एक तरह से रेडियल सिस्टम नहीं है, ठीक है। रेडियल सिस्टम कब मिलेगा, जब किसी एक ब्रांच को ओपन करेंगे। तो इसमें बोला कौन सी ब्रांच को ओपन करें कि आपके रेडियल सिस्टम में कम से कम लॉसेस हो, ठीक है। देखो पहला केस लेकर चलते हैं। देखो पहला केस मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है, बाकी आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे दूसरे, ठीक है। देखो इसमें फिगर भी बना देता हूँ मैं, ठीक है। पहला केस ले रहे ओपन E1, ठीक है। तो मेरी E1 ब्रांच है ना, उसको मैं ओपन कर रहा हूँ। देखो क्या हो जाएगा, सिंपल जो फिगर होगा आपका, यहाँ से आपका देखो सोर्स है, ठीक है। तो E1 मैं नहीं बना रहा बिकॉज E1 को मैंने ओपन कर दिया, तो ये मेरी है E2, ठीक है, ये आपका E2। अब देखो E2 में यहाँ से करंट आपका देखो नीचे की तरफ देखो इसने दे रखा है साफ, कितना देखो 5 + J0 यानी 5 पर यूनिट बोल सकते हो, ठीक है इतना। देन यहाँ से देखो फर्दर ये आपका दूसरी ब्रांच है यहाँ पे E4, ठीक है, ये आपकी है E4 ब्रांच, और यहाँ पे आपका इसने करंट दे रखा है लोड करंट 2 + J पर यूनिट, ठीक है, J0 पर यूनिट यानी 2 पर यूनिट आपको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है इतना। और यहाँ से आपकी एक और ब्रांच है, तो ये आपकी कुछ ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। और इस पॉइंट पे भी आपको लोड करंट दे रखा है इसने 1 + J0 यानी 1 पर यूनिट, और ये ब्रांच आपकी कितनी है E3 है, ठीक है ना, E3 यहाँ तक आपका, ठीक है। अब जरा देखो सिंपल KCL आपको पता आना चाहिए। देखो यहाँ पे आपका कितना करंट है, ठीक है, इस ये जो E3 ब्रांच है ना, E3 ब्रांच में आपका करंट है 1 पर यूनिट, ठीक है। अगर E4 की ब्रांच बात करें तो E4 में कितना होगा, देखो 2 ये नीचे जा रहा है और 1 आगे चला गया, तो टोटल कितना हो गया 3 पर यूनिट, ठीक है। यहाँ पे E2 ब्रांच में देखो कितना होगा, सिंपल 5 ये रहा और 3 ये रहा, तो 5, 6, 7, 8, तो 8 पर यूनिट। यहाँ तक ठीक है पूरा सिंपल, आपको हर केस में ऐसे करंट निकालना है। तो यहाँ से देखो जो E2 ब्रांच में जो मेरा करंट फ्लो हो रहा है वो मेरा हो रहा है 8 पर यूनिट, ठीक है। ऐसे ही जो मेरी E4 ब्रांच है और जो E3 हो रहा है इसमें आपका 1 पर यूनिट। यहाँ तक ठीक है आपका। तो आपको निकालने क्या लॉसेस, ठीक है। तो देखो लॉसेस सिंपल कैसे निकल जाएंगे, P = ठीक है, सिंपल I² R करते हो ना, वही आपको करना है। तो E2² इंटू आपका R, इसने बोल रखा है इम्पेडेंस हर ब्रांच का सेम है इसलिए मैं सबका R लेके चल रहा हूँ, ठीक है। E4 का स्क्वायर इंटू आपका R प्लस आपके E3² इंटू R, ठीक है। सिंपल आप I² R कर रहे हो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, तो 64 R प्लस सेकेंड है E4 कितना है 3, 3 × 3 9 यानी 9 R, ठीक है, प्लस E3 कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो ये आपको मिल जाएगा सिंपल R। तो यहाँ से कितना मिल गया मेरे को 74 R, ठीक है। यानी इस केस में मेरे को जो लॉसेस मिले यहीं पे लिख लेता हूँ, P = 74 R। तो ये हमने फर्स्ट केस कर दिया, ठीक है। सेकंड केस करते हैं, मैं चलो ओपन कर देते हैं, ओपन E2, ठीक है। जो आपकी E2 है ना, E2 जो आपकी ब्रांच है इसको ओपन करते हैं। तो देखो E2 को जब ओपन करेंगे तो फिगर देखो कैसा बनेगा, सिंपल देखो फिगर आप देखो मेरे को बनाने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए, बट आपको समझाना है इसलिए बना रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। वरना देखो फटाफट ये देख के भी मैं सिंपल E1 E2 इनकी वैल्यूज़ वगैरह लिख सकता हूँ, ठीक है। ये आपका फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा, क्लियर है। अब देखो इसमें जो करंट है, यहाँ पे आपका करंट है 1 पर यूनिट, ठीक है। यहाँ पे आपका करंट कितना है, देखो 2 पर यूनिट, ठीक है। एंड लास्ट यहाँ पे आपका जो करंट है ये आपका कितना है, देखो 5 पर यूनिट। यहाँ तक ठीक है। अब सिंपल जो मैंने बताया KCL से करंट पता करो हर ब्रांच में, ठीक है। बिकॉज देखो ये आपकी E1 ब्रांच है, ठीक है, ये आपकी है यहाँ पे E3 और यहाँ पे ये आपकी है E4। यहाँ पे देखो इस वाली ब्रांच में देखो करंट कितना है 5 पर यूनिट, तो ये 5 हो गया। अब यहाँ पे E3 में लिखो, तो E3 में कितना हो जाएगा, देखो 2 नीचे जा रहा है 5 यहाँ पे जा रहा है, तो 5 + 2 कितना हो गया 7, तो ये आपका 7 पर यूनिट, 7 + 1 8 पर यूनिट,
तो यहाँ पे ये 8 पर यूनिट हो गया। ठीक है, जहाँ पे पॉइंट आपका एंड हो रहा है ना वहाँ से स्टार्ट करो, तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपसे हमें मिल गया है, देखो E1 इस केस में हमें मिला है 8 पर यूनिट। ठीक है, E3 हमें मिला है इस केस में 7 पर यूनिट, और जो E4 मिला है ये हमें मिला है 5 पर यूनिट। ठीक है, तो सिंपल लॉसेस निकाल दो। लॉसेस आप समझ ही गए कैसे निकालेंगे। ये आपका आ जाएगा 64R। ठीक है, प्लस ये आपका आ जाएगा 7 × 7 49R। ठीक है, प्लस ये आपका आ जाएगा 25R। क्लियर है, सबको ऐड कर लेते हैं, तो आपके जो लॉसेस मिलेंगे इस केस में P = ये आपका आ जाएगा 138R। ठीक है, ये सेकंड केस हो गया। देखो अब अगला केस लेते हैं। ठीक है, थर्ड वाला केस। थर्ड केस में आप सिंपल ओपन कर दो, ओपन E3, यानी जो आपकी E3 वाली ब्रांच है ना, इसको आप ओपन कर दो। तो ज़रा देखो फिगर इस केस में कैसा बनेगा। ठीक है, फिगर आपका बन जाएगा, देखो ये वाली ब्रांच आपकी हो जाएगी E1। ठीक है, E3 हमें बनानी नहीं, ओपन है। देन यहाँ से आपकी ब्रांच आएगी एक E2। ये आपकी है E2। देन यहाँ से आपकी ये हो जाएगी E4। ठीक है, E3 को हम नहीं बना रहे, ये आपकी E4। ठीक है, अब जो जो करंट दे रखा है लोड करंट वो लिख लो। यहाँ पे आपका है 1 पर यूनिट, यहाँ पे भी आपको करंट दे रखा है। ठीक है, ये आपको दे रखा है 5 पर यूनिट। क्लियर है, और यहाँ पे आपको दे रखा है 2 पर यूनिट, 2 पर यूनिट। ठीक है, ये जो करंट दिया सिंपल आपको KCL आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग करंट की वैल्यू लिख लो। देखो E1 में कितना करंट है आपका 1 पर यूनिट। ठीक है, E4 में देखो करंट कितना है आपका, देखो ये रहा 2 पर यूनिट। ठीक है, तो ये आपका 2 पर यूनिट। तो आपका E2 में कितना हो जाएगा, देखो सिंपल इस पॉइंट पे आपको सिंपल KCL लगाना है। देखो 5 + 2 7 पर यूनिट। ठीक है, तो ये आपका आ गया 7 पर यूनिट। ठीक है, इतना सारा करंट आपको साफ दिख रहा है यहाँ पे। यानी इस केस में हमें E1 तो मिल गया 1 पर यूनिट, E2 हमें मिल गया 7 पर यूनिट। ठीक है, और जो E4 है ये हमें मिल गया 2 पर यूनिट। ठीक है, लॉसेस में निकाल देता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं I² R करके। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो ये सिंपल आपका आ जाएगा R, प्लस 7 का स्क्वायर यानी 49R। ठीक है, प्लस आपका 2 का स्क्वायर 4, तो 4R। ठीक है, तो ये आपको ओवरऑल कितना मिल जाएगा, देखो ये आपका आ जाएगा 4 यानी 54। तो पावर लॉस इस केस में मिल गया 54R। तो लास्ट केस देखते हैं, केस नंबर 4। तो इसमें देखो ओपन कर देते हैं, ओपन लास्ट एक ही तो ब्रांच बची है ओपन करने के लिए, यानी E4 को ओपन कर देते हैं। ठीक है, जरा देखो E4 को ओपन करेंगे तो आपका जो फिगर है वो कैसा बनेगा वो समझो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा E1। ठीक है, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा E2, और यहाँ पे ये आपका ऐसे E3 हो जाएगा। ठीक है, E4 में नहीं बना रहा। क्लियर है इतना, तो ये मेरा E1 है, ये मेरा E2 है, और ये मेरा E3। जो लोड दे रखा है लोड करंट वो आप लिख लो। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 पर यूनिट दिया है, यहाँ पे आपको दे रखा है 5 पर यूनिट। ठीक है, और इस पॉइंट पे आपको दे रखा है 1 पर यूनिट। यहाँ तक आपका ठीक है। अब देखो जो करंट है सिंपल उसके अकॉर्डिंग KCL के अकॉर्डिंग लिखना है आपको। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि E2 में तो हमारा 5 है। ठीक है, E3 में हमारा देखो कितना है, देखो 2 जा रहा है, तो ये आपका 2 हो गया। E1 में कितना हो जाएगा, देखो इस पॉइंट पे सिंपल KCL लगाओ, 2 + 1 3। ठीक है, इतना सारा करंट मिल गया, सिंपल नोट डाउन कर दो। तो यहाँ पे पता चला हमें कि E1 में करंट हमारा जा रहा है 3, E2 में हमारा करंट जा रहा है 5, और जो E3 है उसमें करंट जा रहा है हमारा 2। ठीक है, तो लॉसेस सिंपल I²R। तो लॉसेस कितने हो जाएंगे, देखो 3 का स्क्वायर 9R, प्लस 5 का स्क्वायर 25R। ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर 4R, तो ये आपका आ गया 4R। ठीक है, तो यहाँ से जो लॉसेस मिलेंगे कितने आ जाएंगे, देखो 9 + 4 ये आपके हो गए 13, 13 + 25 ये आपका आ जाएगा 38। ठीक है, 38R। तो यानी जो फोर्थ केस है ना, ठीक है, इसमें लॉसेस कितने मिले 38R। तो देखो सारे अगर कंपेयर करते हो तो आपका सबसे कम लॉस किस में मिल रहा है, जब आप E4 ब्रांच को ओपन करते हो, यानी E4 को ओपन कर दो, आपको लॉसेस कम से कम मिलेंगे। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है चीज़, वहाँ पे एग्जाम में आपको ऐसे फिगर बनाने नहीं बैठना। ठीक है, आपको सीधा समझ आना चाहिए, इस फिगर को देख के आपको पता चलना चाहिए कि इस ब्रांच को ओपन किया तो इतना करंट हो गया, इतना करंट हो गया। ठीक है, सिंपल डायरेक्ट आपको ये वैल्यू लिखनी है। ठीक है, जो वैल्यू आपने निकाली डायरेक्ट ये वैल्यू लिखनी है, सीधा फिर लॉसेस निकालना है। ठीक है, फिगर वहाँ पे आप बनाने नहीं बैठोगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 230 वोल्ट फेज, ठीक है, फेज वैल्यू है 50 हर्ट्ज 3 फेज 4 वायर सिस्टम एज ए सीक्वेंस ABC। ठीक है, सीक्वेंस दे रखी है। यूनिटी पावर फैक्टर लोड ऑफ 4 किलोवाट। यूनिटी पावर फैक्टर लोड बोलने का मतलब है कि आपका लोड रजिस्टिव है। ठीक है ना, एंड कनेक्टेड बिटवीन फेज A एंड न्यूट्रल। इट इज डिजायर टू अचीव जीरो न्यूट्रल करंट थ्रू द यूज ऑफ प्योर इंडक्टर एंड इम्प्योर कैपेसिटर इन अदर टू फेजेस। द वैल्यू ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर इज। तो देखो क्या बोल रहा है, आपका कोई ए फेज है। ठीक है, ये मान लो कोई ए फेज है, इसमें आपका लोड कनेक्टेड है। इसने बोला यूनिटी पावर फैक्टर लोड, तो यूनिटी तो आपका रजिस्टिव होगा, इसलिए मैं रजिस्टिव बना रहा हूँ। ठीक है, इसने बोला ये कितना पावर आपका है, बेसिकली इसमें 4 किलोवाट बोला ना, यानी लिख सकता हूँ मैं 4000 वाट। ठीक है, यही होगा इसका मतलब। ये मेरा है ए फेज। ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया ए फेज, और यहाँ पे ये मेरा न्यूट्रल हो गया। ठीक है,
सिंस बिकॉज देखो इसने 3 फेज 4 वायर बोला है, तो 3 फेज 4 वायर तो आपके स्टार 4 वायर ही तो होता है, एक ही तो पॉसिबल है। इसमें क्या बोला, एक फेज में आपको इंडक्टर कनेक्ट करना है, तो मैं मान लेता हूँ मैंने बी फेज में इंडक्टर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, आप सी फेज में भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपने ये सी फेज में मैंने कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? तो ये मेरा हो गया बी फेज, ठीक है, और ये मेरा हो गया सी फेज, और यहाँ पे ये सी कैपेसिटर है। ठीक है, अब ये आपका डायग्राम बनेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो इंडक्टर मैंने बी फेज में लिया है ना, वो आप सी फेज में भी रख सकते हो, और सी फेज का कैपेसिटर आप बी फेज में भी रख सकते हो। ठीक है, बस आपको क्या करना है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है ना, देखो इसने बोला फेज वोल्टेज कितना, 230 वोल्ट। तो फेज वोल्टेज तो आपका फेज और न्यूट्रल के बीच में होता है, यानी कि यहाँ पे आपका है 230 वोल्ट, 230 वोल्ट। ठीक है इतना। अब देखो आपको इतना बेसिक तो पता ही होगा कि सीक्वेंस अगर ए बी सी होती है, तो ए बी सी सीक्वेंस में क्या रहता है आपका सिंपल, अगर आप ए फेज को रेफरेंस लेके चल रहे हो तो बी फेज आपका 120 डिग्री लैग करेगा। यानी जो ये मेरा इंडक्टर है ना, इस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा सिंपल, 230 एंगल -120 डिग्री। ठीक है, फेज की बात करें, ठीक है, ए बी सी जो फेज सीक्वेंस होती है उसमें यही तो रहता है। जैसे देखो आप फेज सीक्वेंस कैसे बनाते हो ये वाली, जैसे अगर आपने कुछ ऐसा आपकी ये फेज है, देखो यहाँ पे आप देखो, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे बैठे हो, तो आप ऐसे घुमा रहे हो, तो ये आप यहाँ पे बैठो, आपके पास सबसे पहले कौन सा फेज आएगा, बी फेज आएगा, फिर सी आएगा, तो ए बी सी फेज सीक्वेंस हो गई। ठीक है, तो सब देख सकते हो यहाँ पे ए फेज से देखो 120 डिग्री पीछे आपका बी फेज, और सी फेज आपका 120 डिग्री आगे। तो सी फेज में जो भी वोल्टेज होगा ना, वो आपका देखो 230 वो फेज वोल्टेज। ठीक है, बिकॉज मैग्नीट्यूड आपका सेम रहता है। ठीक है, एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। क्लियर है, बिकॉज ये 120 डिग्री लीड करता है, ये सिंपल फेज सीक्वेंस वाली बात है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं करंट निकालता हूँ, ठीक है, ये मेरा इंडक्टर है, अब यहाँ पे देखो मेरे को करंट निकालना है। ठीक है, हर फेज में करंट निकालना है, तो देखो इजीली आप निकाल सकते हो। अगर मैं ए फेज में करंट निकालता हूँ तो कैसे निकालूंगा, देखो ए फेज की मेरे को पावर पता है और वोल्टेज पता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सिंपल, जो भी मेरी पावर है डिवाइडेड बाय जो भी मेरा वोल्टेज है। ठीक है, 230 वोल्ट, ऐसे ही होगा ना। बिकॉज देखो आप जो पावर लिखते हो, ठीक है, पावर क्या होती है, वोल्टेज इंटू करंट। यहाँ पे मेरे को निकालना है करंट, तो करंट क्या हो जाएगा, पावर अपॉन वोल्टेज। बिकॉज रजिस्टिव लोड में तो cos फाई वैसे ही आपका 1 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये किया है मैंने, ये चीज़ क्लियर है, 4000/230। ठीक है, फिलहाल इसको ऐसे ही रखो। अब देखो जो दूसरा फेज है आई बी फेज, ठीक है, बी फेज में अगर करंट निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ सिंपल, जो भी मेरा वोल्टेज है अपॉन जो भी इसका रिएक्टेंस है, ओम्स लॉ सिंपल। तो ये आपका आ गया 230 -120 डिग्री। ठीक है, डिवाइडेड बाय जो आपका रिएक्टेंस है, इसमें देखो रिएक्टेंस क्या है, एल है, इंडक्टर है, तो इंडक्टर में आपका हो जाएगा JXL, JXL। ठीक है, ऐसे आपका जो सी फेज है इसमें भी निकाल दो, तो सी फेज में हमारा वोल्टेज है 230। ठीक है, और एंगल है आपका 120 डिग्री, 120 डिग्री। और आपका जो रिएक्टेंस है ये देख सकते हो इस केस में आपका XC है। ठीक है, यानी JXC माइनस। ठीक है ना, माइनस का ये तो समझते हो ना, बिकॉज जे आपका नीचे रहता है तो ऊपर शिफ्ट होगा तो वो माइनस का हो जाएगा ना, कैपेसिटर में माइनस में होता है। अब देखो आपका सिंस 3 फेज 4 वायर सिस्टम में, तो चौथा वायर आपका यहीं पे तो होगा, कि ये आपका चौथा वायर होगा जिसमें आपका न्यूट्रल करंट होगा। ठीक है, तो हमें भी पता है, देखो बेसिक जो आपने पढ़ रखा है, तो सिंपल आपने इक्वेशन पढ़ रखी होगी। ठीक है, बिकॉज न्यूट्रल में कौन सा करंट जाता है आपका, सिंपल तीनों करंट को ऐड कर दो। ठीक है, यानी IA + IB + IC इजिकल्स टू आपका IN होता है। तो इसने IN हमें 0 दे रखा है, तो सिंपल सारी वैल्यू पुट करो देन इक्वेट करो। ठीक है, ये आपका आ जाएगा देखो 4000 डिवाइडेड बाई 230। ठीक है, डिवाइडेड बाई 230 प्लस IB की वैल्यू रखो, तो ये आपकी आ जाएगी देखो 230 अपॉन आपका XL, और नीचे देखो J है इसमें, तो J का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा -210। ठीक है, इसमें ऐड हो जाएगा ना सिंपल, देन आपका आ जाएगा +230 अपॉन XC आपका। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस का जे मतलब माइनस का 90 डिग्री, तो ऊपर जाएगा तो प्लस का 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा प्लस का 210 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल रियल पार्ट को अलग करो और इमेजरी पार्ट को अलग करो, तो देखो सिंपल 4000/230। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये आपका आ जाएगा +230/XL, 230/XL। ठीक है, ब्रैकेट, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, कॉस -210, तो कॉस -210 आपका होता है √3/2, माइनस के √3/2। ठीक है, देन यहाँ पे हो जाएगा प्लस का J1/2। ठीक है, साइन वाला सॉल्व करोगे ना, क्लियर है, देन प्लस यहाँ पे इसको सॉल्व करो 230/XL, ये आपका आ जाएगा सिंपल देखो अगेन cos 210 माइनस का √3/2, एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस का J sin 210 आपका 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो माइनस का 210 है और यहाँ पे सिंपल प्लस का 210 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इमेजनरी को अलग कर सकते हो, रियल को अलग कर सकते हो, ईजी है।
ठीक है। तो मैं सिंपल डायरेक्ट रियल को अलग कर रहा हूँ और इमेजनरी को अलग कर रहा हूँ, ठीक है। रियल आपका हो जाएगा 4000/230 प्लस या आ जाएगा -230/XL, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ √3/2। क्लियर है? ये इस वाले का रियल हो गया। इस वाले का भी रियल लिख लेते, -230 अपॉन, यहाँ पे ये XC है, ठीक है ना, 230/XC, यहाँ पे आ जाएगा √3/2। ठीक है, ये मेरा हो गया रियल वाला पार्ट। अब क्या करता हूँ, इमेजरी वाला पार्ट बचा है, तो इमेजरी वाले पार्ट को एक साथ ले लेता हूँ, ठीक है। तो प्लस J ब्रैकेट, अब इसमें इमेजरी वाला लिख लो, ठीक है। तो इमेजरी आपका देखो आ जाएगा सिंपल 230/XL, 230/XL, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ 1/2, ठीक है। देन आपका आ जाएगा देखो माइनस, यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे 230/XC इंटू 1/2। ये आपका हो गया इमेजरी वाला पार्ट, ठीक है। दोनों टर्म क्लियर है। इमेजरी और रियल मैंने अलग अलग लिख लिया, ठीक है। इसमें आपका ये वाला रियल वाला पार्ट है, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे इमेजरी वाला पार्ट है। अब देखो सिंपल क्या करते हैं, जो आपको इमेजरी पार्ट मिला ना, इमेजरी, तो आप जीरो के इक्वल पुट करो, ठीक है। देखो जैसे आप इमेजरी को जीरो के इक्वल पुट करते हो, आपको देखो क्या मिलेगा सिंपल। देखो यहाँ से ये आपका हो जाएगा 230/XL, ठीक है, अपॉन XL मल्टीप्लाई विथ 1/2 माइनस, ये आपका आ जाएगा 230/XC इंटू 1/2, इंटू 1/2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखो आपका 230 से 230 कैंसिल होगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा। तो यानी कि क्या पता चला, जैसे ही आपने इमेजरी को जीरो के इक्वल पुट किया, आपको यहाँ से मिल गया XL इज इक्वल्स टू XC, ठीक है चीज़। अब आप क्या करो, जो आपका रियल पार्ट है इसको जीरो के इक्वल पुट करो, ठीक है। जो रियल है उसको आप जीरो के इक्वल इक्वेट करो, देन वहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी। देखो सिंपल, जब आप जीरो पुट करते हो, देखो इक्वेशन देखो सिंपल, ठीक है। क्या है, देखो 4000/230, ठीक है, अपॉन 230 माइनस, यहाँ पे देखो कितनी हो जाएगी सिंपल, यहाँ पे XL और XC सेम हो चुके हैं, ठीक है, दोनों सेम हो गए। तो माइनस माइनस ये दोनों एक तरह से ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल ऐड करोगे तो ये आपको मिल जाएगा, यहाँ से देखो 230, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका XL, ठीक है, इंटू आपका √3। क्लियर है? बिकॉज देखो √3/2 प्लस √3/2 कितना हो जाएगा सिंपल, √3। क्लियर है? तो यही तो किया है मैंने। सिंपल आप क्या कर रहे हो, इस इमेजरी वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर रहे हो, फिर इन दोनों को ऐड कर रहे हो, तो यहाँ से हमें ये मिल गया, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो जैसे आप जीरो पुट करते हो, तो यहाँ से हमें क्या चाहिए ना, x की वैल्यू चाहिए, XL की, ठीक है। तो यहाँ से XL की वैल्यू देखो कितनी मिल जाएगी आपको, XL इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे सिंपल शिफ्ट करेंगे इसको, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 230 का स्क्वायर इंटू √3, ठीक है, देन डिवाइडेड बाय आपका 4000, ये मिलेगा यहाँ से। तो यहाँ से देखो इसको सिंपल सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आपको XL मिलेगा 22.906 ओम, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ समझो, ये वैल्यू आपको क्या मिली है, पॉजिटिव मिली है, ठीक है। ये वैल्यू आपको पॉजिटिव मिली है, यानी ग्रेटर देन 0। देखो आप जब रेजिस्टेंस निकालते हो, तो कभी कभार आपको एक बार रेजिस्टेंस नेगेटिव मिला है ना, तो आप क्या बोलते हो कि रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो फिर आप उसको पॉजिटिव लेके चलते हो आगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको, आपने XL निकाला तो आपको पॉजिटिव मिला, तो पॉजिटिव मिला इसका मतलब हुआ कि आपने इसको सही फेज में लगाया। मैंने क्या बोला था, आप इसको C फेज में भी लगा सकते हो और कैपेसिटर को आप B फेज में भी लगा सकते हो, ठीक है। बट आपने देखो, आपने ऐसे अपने हिसाब से इंडक्टर को B फेज में रख दिया। जैसे B फेज में रखा, तो हमने जैसे ही आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाला, तो वो हमें पॉजिटिव मिला। पॉजिटिव मिला इसका मतलब हुआ कि हमने सही जगह रखा है इसको, ठीक है। आप अगर इसको C फेज में रखते ना, तो आप XL निकालते तो आपको XL नेगेटिव मिलता। तो नेगेटिव मिलने का मतलब है कि आपने उसको गलत फेज में रखा है, ठीक है। ऐसा आप पता करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका XL निकल गया, तो ये आपका है XL, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल निकाल सकते हो ना, XL क्या होता है आपका, ओमेगा इंटू एल, ठीक है, ओमेगा इंटू एल इक्वल्स टू 22.906, ठीक है। तो यहाँ से देखो L कितना निकल जाएगा, L इक्वल्स टू 22.906 डिवाइडेड बाय आपका ओमेगा। तो ओमेगा आपका क्या रहता है, 2πf, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल 2πf, देखो फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, तो यहाँ पे सिंपल पुट कर लेना 2π/50, ठीक है। तो आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 72.91 मिली हेनरी, ठीक है। तो एक तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखो हमने इमेजनरी कंडीशन जब जीरो पुट की थी, तो वहाँ से हमें पता चला था ना कि XL इक्वल टू XC का मतलब हुआ कि जो आपका XC है ना, XC की वैल्यू भी आपकी 22.906 ओम ही है, ठीक है चीज़ ये। तो ये वैल्यू सेम हो गई। तो यहाँ से देखो XC हमारा क्या होता है, 1/ω/C, 1/ω/C, ठीक है। हमें चाहिए C की वैल्यू, तो यहाँ से C की वैल्यू क्या हो जाएगी सिंपल, 1/ω/C
आपका ओमेगा की वैल्यू रखो सिंपल 2 पाई एफ यानी 50 हर्ट्ज इनटू जो आपने ये निकाला, ठीक है, एक्सी, तो 22.906, ठीक है। तो आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको जो कैपेसिटेंस है ये आपका आ जाएगा 138.96 माइक्रो फैरड, ठीक है चीज़ ये दोनों निकल गए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा देखो, सिंपल हमने कहा रखा था बी फेज में रखा था इंडक्टर को, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा देखो 72.95 मिली हेनरी इन फेज बी, 139.02 माइक्रोफेरेड इन फेज सी, यानी कैपेसिटर आपका फेज सी में और आपका इंडक्टर फेज बी में, ठीक है। ये हमें कैसे पता चला कि इंडक्टर फेज बी में ही रखना था, बिकॉज हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस पॉजिटिव मिला, यानी पॉजिटिव मिला मतलब सही फेज में हमने रखा है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इंडक्टिव इंटरफेरेंस टू पैरेलल कम्युनिकेशन सर्किट टू द मिनिमम, तो आपको क्या चाहते हो कि जो इंडक्टिव इंटरफेरेंस होता है ना उसको आपको कम करना है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हो, या तो आप अपने कंडक्टर को ट्रांसपोज कर दो, ठीक है, या फिर आप सिंपल बंडल कंडक्टर यूज़ करो, ठीक है, बिकॉज दोनों ही आपके जो इंटरफेरेंस होता है उसको आपके कम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हेन देयर इज अ इंटरफेरेंस इन एन ओवरहेड कम्युनिकेशन लाइन रनिंग पैरेलल एंड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ओवरहेड power lines, the voltage induced in the communication line in the longitudinal and lateral direction by the power line are due to, ठीक है। तो जो आपको वोल्टेज इंड्यूस होगा आपकी कम्युनिकेशन लाइन में वो आपका मैग्नेटिक इंडक्शन और आपका इलेक्ट्रिक इंडक्शन दोनों की वजह से होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। A single phase transmission line and a telephone line are both symmetrically strung one below the other in horizontal configuration on a common tower. The shortest and longest distance between the phase and telephone conductors are 2.5 meter and 3 meter respectively. The voltage volt per kilometer induced in the telephone circuit due to the 50 hertz current of 100 ampere in the power circuit is, तो आपका देखो कोई पावर सर्किट है सिंगल फेज, ठीक है। तो ये आपको मान लेते हैं एक फेज हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये दूसरा, ठीक है। सिंगल फेज मतलब एक आपका न्यूट्रल होगा ना, ठीक है, एक से जा रहा होगा करंट, एक से करंट आ रहा आपका आ रहा होगा, ठीक है। करंट इसने बोल रखा है आपका 100 एम्पियर है, ये आपका हो गया 100 एम्पियर, ठीक है। इसको मान लेते हैं ये आपका ए फेज है और ये आपका बी फेज है, ठीक है। इसके जस्ट नीचे आपकी टेलीफोन लाइन लगी है, तो ये आपका टेलीफोन लाइन एक वायर और ये आपका दूसरा वायर टेलीफोन लाइन का, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ T1 और T2, ठीक है इतना। फिर इसने बोला कि जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस इसने हमें दे रखी है, इसने बोला कि जो आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, यानी फेज कंडक्टर से जो आपके टेलीफोन लाइन तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसने बोला शॉर्टेस्ट तो आपकी है 2.5 और लॉन्गेस्ट है आपकी 3 मीटर, ठीक है। तो एक तो आपकी ये वाली डिस्टेंस होगी, एक आपकी डिस्टेंस देखो ए कंडक्टर से T2 तक डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो देख के आप बता सकते हो कौन सी बड़ी है, बड़ी T2 वाली है ना, तो T2 वाली बड़ी है, तो यानी T2 वाली आपकी होगी 3 मीटर और ये आपकी शॉर्टेस्ट है तो ये आपकी हो जाएगी 2.5 मीटर, ठीक है। अब ऐसे आपके बी वाला कंडक्टर है, यहाँ से भी डिस्टेंस देख लो, ठीक है। तो बी वाले कंडक्टर से जब आप डिस्टेंस लिखते हो तो बी के लिए आपका जो T2 है ना ये आपका शॉर्टेस्ट हो जाएगा, नहीं 2.5 मीटर, ठीक है। और जब आप T1 के लिए लिखोगे, ठीक है, P2 और T1, तो ये आपका हो जाएगा लॉन्गेस्ट यानी 3 मीटर। डिस्टेंस क्लियर है आपकी, मैंने कैसे लिखी है। अब देखो जो आप फ्लक्स लिंकेज का फॉर्मूला पढ़ते हो, ठीक है, फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, दो पढ़ते हो देखो, पहले आप इंटरनल फ्लक्स लिंकेज लिखते हो μ0I/8 पाई, ठीक है, देन आप लिखते हो एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज, ठीक है। और एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज का फॉर्मूला होता है μ0I/2 पाई ln, ठीक है, ln आपका D/R। ये आप बेसिक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है, फ्लक्स लिंकेज का, जब आप कैलकुलेशन ऑफ इंडक्टेंस पढ़ते हो। तो देखो इस टेलीफोन लाइन में कोई आपका जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, जो भी इस टेलीफोन लाइन में वोल्टेज इंड्यूस होगा वो किसकी वजह से होगा, इस ए कंडक्टर के एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज की वजह से और बी कंडक्टर के एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज से, ठीक है। इंटरनल से कोई लेने देना नहीं है, यानी यहाँ पे ये μ0I/8 पाई वाला फैक्टर आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट फ्लक्स आपका होगा टेलीफोन लाइन पे, ठीक है, फ्लक्स इजिकल्स टू क्या हो जाएगा सिंपल, जो भी मेरा T1 टेलीफोन लाइन है, ठीक है, माइनस जो मेरा T2 टेलीफोन लाइन है, ठीक है, ये आपका नेट फ्लक्स होगा। इसकी वजह से जो भी आपका लिंकअप होगा उसकी वजह से आपका वोल्टेज इंड्यूस होगा कुछ ना कुछ आपके टेलीफोन लाइन में, ठीक है। तो यहाँ से आप सिंपल फ्लक्स लिंकेज निकाल दो, तो देखो फ्लक्स लिंकेज कितना निकलेगा, λ=2, पहले T1 के लिए लिखता हूँ, तो T1 के लिए आ जाएगा देखो μ0I/2 पाई एंड ln, ठीक है, डिस्टेंस आपकी हो जाएगी देखो सिंपल DA/T2, ए फेज की वजह से लिख ले इसलिए मैं ए लिख रहा हूँ, ठीक है, T2/DA/T1, क्लियर है। देन माइनस सेम μ0I/2 पाई क्या आ जाएगा आपका ln, ठीक है। अब इस केस में बी फेज की वजह से लिख रहे हैं ना, तो बी फेज की वजह से क्या हो जाएगा सिंपल DB/T1, ठीक है, बी फेज की वजह से ये क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो सिंपल मैं क्या करता हूँ μ0I/2 पाई कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को फ्लक्स लिंकेज मिल जाएगा μ0I/ आपका 2 पाई
ठीक है। हम ब्रैकेट में देखो मेरे को क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ln, ठीक है। डी ए टी टू क्या है देखो, ए फेज की वजह से, ए फेज और देखो टी टू के बीच में डिस्टेंस देखो कितनी है, 3 मीटर है ना, तो ये आपकी आ गई 3 मीटर डिवाइडेड बाय 2.5 मीटर माइनस ln, ठीक है। यहाँ पे ये कितना आ जाएगा देखो, डी बी टू, ठीक है। ये आपका देखो बी और टी टू के बीच में 2.5 है, देखो ये कितना आ जाएगा सिंपल, फ्लक्स लिंकेज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ठीक है। यानी यहाँ पे देखो सिंपल आप लॉग की प्रॉपर्टी लगा रहे हो, लॉग ए बाई बी माइनस लॉग ए बाई बी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है 3/2.5 और यहाँ पे है 2.5/3, तो आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 2ln, ठीक है। आपका आ जाएगा 3/2.5, ठीक है। सिंपल लॉग ए बाई बी की प्रॉपर्टी लगानी है आपको। लॉग ए बाई बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मिलेगा हमें, तो ये आपका आ गया फ्लक्स लिंकेज, ठीक है। तो हमें निकालना है कि कितना वोल्टेज इंड्यूस होगा, ठीक है। तो देयरफॉर जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा वो आपका हो जाएगा ओमेगा इंटू लैम्डा। अब बोलोगे ये कहाँ से आया, तो देखो सिंपल ईएमएफ क्या होगा आपका, सिंपल जो भी आपका फ्लक्स लिंकेज है, ठीक है। यानी कि देखो ऐसे लिख सकते हो सिंपल, करंट इंटू आपका एक्सएल, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपका करंट इंटू ओमेगा एल, ठीक है यहाँ तक। तो देखो जो फ्लक्स लिंकेज होता है ना, आप जैसे इंडक्टेंस लिखते हो, इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है आपकी, फ्लक्स लिंकेज अपॉन करंट, ठीक है। N∅/I होता है ना, तो फ्लक्स लिंकेज की देखो यहाँ से क्या वैल्यू मिलती है, L इंटू आई। तो यहाँ पे देखो आपका L इंटू आई है ना, ठीक है। इसको आप सिंपल यहाँ पे लिख सकते हो लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ओमेगा इंटू लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल पुट कर दो वैल्यू, देखो ई इक्वल्स टू ओमेगा आपका होता है 2 पाई एफ, ठीक है। तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी आपको देखो 50 हर्ट्ज बोला है इसने, क्लियर है, इंटू लैम्डा की वैल्यू रखते हैं, तो ये आपको हो जाएगा देखो म्यू नॉट इंटू करंट आपको इसने 100 एम्पियर बोला था, तो 100 एम्पियर डिवाइडेड बाय आपका 2 पाई, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ 2ln 3/2.5, 3/2.5, ठीक है। तो यहाँ से आपका देखो ईएमएफ आपको मिल जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ठीक है। देन यहाँ पे देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा देखो 50 इंटू 100 और आपका ये 2, तो ये आपका आ जाएगा 1 2 3 और 4 यानी 10⁴, ठीक है। 10⁴ मल्टीप्लाई म्यू नॉट की वैल्यू रखता हूँ मैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, इंटू आपका ln 3/2.5, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये मेरे को मिल जाएगा 0.183, 0.182, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ से ईएमएफ कितना आ जाएगा, सिंपल ईएमएफ आपका हो जाएगा, ये आपका देखो 4 पाई इंटू 0.187, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से 2.285 इंटू आपका देखो 4 और 7, ये आपका जाएगा 10⁻⁻3, ठीक है। अब सिंस मेरे को इसने बोला है वोल्ट पर किलोमीटर ना, तो इसको देखो इस 10⁻⁻3 को मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ, बिकॉज इसको देखो अगर मैं नीचे भेजूंगा तो क्या हो जाएगा 10⁻3, और उस 10⁻3 को मैं किलोमीटर लिख सकता हूँ, यानी कि ये आपका आ गया 2.285, ठीक है, वोल्ट पर किलोमीटर, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर, क्लियर है इतना। तो आपको पहले क्या निकालना था, फ्लक्स लिंकेज निकालना है कि ठीक है, कि कितना आपका फ्लक्स लिंक हो रहा है आपकी टेलीफोन लाइन से, उसके बाद ही तो ईएमएफ निकलेगा, क्लियर है चीज़। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल ये ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। A long wire composed of smooth round conductor runs above and parallel to the ground. Assumed to be large conducting plane, a high voltage exists between the conductor and the ground. The maximum electric stress occur at. तो देखो आपका कोई कंडक्टर है राउंड, या आपका कोई मान लेते हैं राउंड कंडक्टर, यानी ये आपका नीचे यहाँ पे ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ग्राउंड में जस्ट यहाँ का इसका अपोजिट चार्ज होगा, ठीक है। यानी ऊपर आप देखो अगर लेके चल रहे हो कि आपकी जो चार्ज डेंसिटी है ये आपकी है पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राउंड में नीचे क्या रहेगी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, ठीक है यहाँ तक। अब ज़रा देखो बेसिक आपने पढ़ रखा है कि जब आपकी पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज में क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ होती है, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसमें क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी अंदर की तरफ आती है, ये बेसिक आपको पता है। तो देखो हम क्या करते हैं, पहले देखो इस कंडक्टर की अपर सरफेस पे देखते हैं, ये ऊपर सरफेस होगी इस कंडक्टर की, ठीक है। तो ऊपर सरफेस पे देखो सिंस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी लेके चल रहे हैं तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऊपर की तरफ होगी, ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है, पॉजिटिव की वजह से बाहर की तरफ। अब देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पर्टिकुलर अपर सरफेस पे कैसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे की तरफ होगी, ठीक है। तो ये हमने कहाँ निकाली, अपर सरफेस पे निकाली, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है। अब देखो सेम इसकी जो लोअर सरफेस है, ठीक है, लोअर सरफेस यानी ये वाली, तो यहाँ पे निकालते तो देखो पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आपकी हो गई, ठीक है। अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इसकी जो ये लोअर सरफेस है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी,
नेगेटिव चार्ज है सिंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके की डायरेक्शन में लगी, नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों ही क्या है, नीचे डायरेक्शन में, ठीक है, नहीं दोनों ही सेम डायरेक्शन में। तो एक क्या मतलब पता चला यहाँ से कि ये आपकी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक स्ट्रेस है, बिकॉज अपर सरफेस में आपका देखो एक दूसरे के अपोजिट थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी एक बार आपको करवाया था, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल, द लोअर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर की जो लोअर सरफेस है वहाँ पे आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक स्ट्रेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन मीन्स, तो देखो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन का मतलब होता है 400 से 750 केवी के बीच में आप ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। बंडल कंडक्टर आर यूज फॉर EHV ट्रांसमिशन लाइन प्राइमरली फॉर रिड्यूसिंग। अब देखो EHV मतलब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, अब देखो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होगा तो आपका कोरोना होगा। तो बंडल कंडक्टर का सबसे मेन जो पर्पज होता है ना EHV लाइन में, वो आपका होता है कोरोना लॉस को रिड्यूस करना। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फॉर एन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ओवर ट्रांसमिशन लाइन 4 कंडक्टर आर यूज पर फेज इन अ बंडल एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ अ साइड एस मीटर। द GMR geometrical mean radius of each conductor is RM dash meter. What is the GMR of bundle conductor? तो देखो ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ठीक है। देखो चार इसने दे रखे, ठीक है, एक स्क्वायर के आपके शेप में रखे, ठीक है, आपके कुछ ऐसे ही रख रखे। अब देखो जो डिस्टेंस दिया ना इसने, हर कंडक्टर के बीच में इसने बोला है एस डिस्टेंस है। तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस कितनी आएगी आपकी, सिंपल एस इंटू रूट टू, ठीक है, ये आएगी डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो आपको बोला है कि एक कंडक्टर का आपका जो GMR है वो है RM डैश, सबका कितना होगा, ठीक है। तो सबका निकाल दो, देखो सिंपल, पहले एक का लिखो RM डैश, ठीक है, इंटू फिर डिस्टेंस लिखो, ठीक है, एस इंटू, यानी देखो ये वाली डिस्टेंस लिखनी है। यहाँ पे आप हो तो यहाँ से देखो इस कंडक्टर की डिस्टेंस कितनी एस, इस कंडक्टर की डिस्टेंस एस, इस कंडक्टर की एस रूट टू, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई एस रूट टू। टोटल कंडक्टर कितने थे, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा पावर 1/4, ठीक है। तो यहाँ से आपका देखो ये कितना मिल गया, RM डैश, ठीक है, इंटू ये आपका आ गया एस स्क्वायर इंटू एस रूट टू, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1/4, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इस ए ऑप्शन में ये आपका मिसप्रिंट है, इसको सही कर लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आपका एस इंटू रूट टू, ठीक है चीज़, ये तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। द कंडक्टर ऑफ EHV लाइन इज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, तो देखो EHV लाइन आपकी क्या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन, तो उसमें कोरोना बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कोरोना को रिड्यूस करने के लिए बंडल कंडक्टर यूज़ करते हैं, क्लियर है। तो EHV लाइन को जब हम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, यानी EHV लाइन के लिए जो कंडक्टर हम रखेंगे वो किसको देख के हुए बनाएंगे कि कोरोना उसमें कम से कम हो और RI परफॉर्मेंस उसकी अच्छी हो। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंट वाइब्रेशन लाइज इन द रेंज ऑफ, ठीक है, यहाँ पे रहती है 50 से 100 हर्ट्स। ऑन व्हाट बेसिस इज द इंसुलेशन लेवल ऑफ 400 kV EHV ओवर ए ट्रांसमिशन लाइन डिसाइडेड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला इसने, आप जो EHV ट्रांसमिशन लाइन आपकी, ठीक है, तो उसमें जो इंसुलेशन आप करोगे ना EHV ट्रांसमिशन लाइन में, जो भी आपने कंडक्टर यूज़ किए हैं, ठीक है, उसके लिए जो इंसुलेशन यूज़ कर रहे हो, तो इंसुलेशन वो किस बेसिस पर आप डिसाइड करते हो कि कितना इंसुलेशन हमें रखना है। तो ये आपका होता है स्विचिंग ओवर वोल्टेज के बेसिस पर, ठीक है। यानी आपका स्विचिंग ओवर वोल्टेज क्या होगा, उसके बेसिस पर हम इंसुलेशन को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।